कल से क्लास आपकी 30 से होने वाली है, ठीक है। तो कल से क्लास आपकी, कल तारीख है 29 तारीख है बेटा, कल तारीख आपकी 29 तारीख है और फिर 30 तारीख है और फिर 31 तारीख है, ठीक है। तो इन 3 दिन तक आपकी जो क्लास है वो होने वाली है 3 पीएम टू 6 पीएम, ये आपके लिए सूचना है। मतलब 9 घंटे आपकी क्लास यहाँ पर होगी और 1 घंटे आज आपका इंडियन ज्योग्राफी होने वाला है। 10 घंटे पढ़ाऊंगा आपको इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी की जो भी आपकी बातें हैं वो आपको लिखा दूंगा यहाँ पर जो है, ये सूचना आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और देखो अब हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप बेटा रहा हुआ है, ठीक है। अंटार्कटिका 8 बजे वाली क्लास तो ऐसी चलेगी जो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। अंटार्कटिका महाद्वीप हमारा रहा हुआ है, एक बार उसके बारे में 15-20 मिनट लिखते हैं, उसके बारे में, उसके बाद हम जो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इनके बारे में लिख लेंगे और फिर हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, बताइए हेडिंग अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है इसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है इसकी बात करेंगे, सुना। देखो सबसे पहली बात तो अपने मैप में आप निकाल लीजिएगा अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि एक श्वेत महाद्वीप मतलब व्हाइट कॉन्टिनेंट है कौन सा अंटार्कटिका महाद्वीप, क्योंकि इसके अधिकांश भाग पर बर्फ छाई हुई है, इसलिए इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं। लगभग 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है। तो बर्फ से ढका हुआ है मतलब मानव विहीन होगा, तो ये मानव विहीन कौन सा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और दोस्तों ये आपके मानव विहीन है और बर्फ से ढका हुआ है, मतलब दोस्तों इसमें मनुष्य का हस्तक्षेप कम से कम हुआ है ना भाई। मानव विहीन है, बर्फ से ढका हुआ है, मनुष्य की एक्टिविटी यहाँ पर बहुत कम है, इसलिए मानव का दोस्तों हस्तक्षेप कम से कम है। इसलिए विज्ञान के लिए समर्पित कौन सा महाद्वीप है, उसे ये महाद्वीप है। मतलब साइंटिस्ट वहां पर जाते हैं, रिसर्च करते हैं। अगर आपको प्रकृति को समझना हो, नेचर को समझना हो, सबसे कम मानव का हस्तक्षेप जो है, सबसे कम मानव का इंटरवेंशन है वो यहीं पर हुआ होगा। इसलिए मैंने कहा विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कौन सा, यही महाद्वीप आपको ध्यान रखना, ठीक है। पर दोस्तों ये एरिया के पॉपुलेशन में सबसे अंतिम स्थान पर मैंने कहा मानव विहीन है, पर एरिया के हिसाब से आपके ध्यान रखिएगा ये 5वें स्थान पर, ठीक है। तो लिखिए आप मेरे साथ में पहली बात सुनिए आपकी, देखिए इसको क्या बोलते हैं, श्वेत महाद्वीप कहते हैं इसको, या व्हाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, व्हाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं या श्वेत महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि इसका 98% भाग पे क्या है, बर्फ जमी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या है, तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ये है आपके सामने कि ये मानव विहीन महाद्वीप है। कैसा है ये, मानव विहीन महाद्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मानव विहीन महाद्वीप है, ये भी आपको नोट करना है ना। और नंबर 3 पर लिखिए, यह एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से 5वें स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये 5वें स्थान पर है, ये आपको नोट करना है ना। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज करने वाला, मतलब दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो मुख्य भूमि है वहां तो नहीं पहुंचा, पर अंटार्कटिका महाद्वीप के पास पहुंच गया। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज करने वाला कौन था, जेम्स कुक दोस्तों, जिसने न्यूजीलैंड की खोज की रसगुल्ला, जिसके नाम पर न्यूजीलैंड का जो आपके हाईएस्ट पीक उसका नाम रखा हुआ है, वही जेम्स कुक भाई साहब जो है वो न्यूजीलैंड से अंटार्कटिका की तरफ गए थे। मुख्य भूमि पर नहीं पहुंचे, मेनलैंड पर नहीं पहुंचे, लेकिन अंटार्कटिका की खोज करने वाले कौन थे, जेम्स कुक थे। 1773 की बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि है वहां पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है, वो था फेबियन सोसेन। कौन था, फेबियन सोसेन जो है अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति। और पहला भारतीय कौन आपके, लेफ्टिनेंट रामचंद्र दास। तीनों पॉइंट आप नोट कीजिए मेरे साथ में, तीनों पॉइंट आप नोट कीजिए मेरे साथ में। देखिएगा देखिएगा एक क्वेश्चन मैंने कहा से अंटार्कटिका की खोज करने वाला कौन है, इसकी खोज करने वाला कौन है, तो वो है जेम्स कुक। कौन है, जेम्स कुक है। और ध्यान रखिएगा जेम्स कुक ने खोज करी 1773 में, पर ध्यान रखिए मुख्य जो भूमि है, इस मुख्य भूमि पर पहुंचने में असफल रहा, ठीक है। मतलब यहाँ पर नहीं पहुंच पाया, ये पहुंचने में असफल रहा, ये आपको ध्यान रखना है ना। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला, अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था आपके, तो पहला व्यक्ति कौन लिखिएगा, वो है फेबियन सोसेन। कौन है, फेबियन सोसेन जो है ये पहले व्यक्ति हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फेबियन सोसेन जो है ये पहले व्यक्ति हैं जो अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि है वहां पर पहुंचते हैं 1820 के अंदर, ठीक है। अब देखिए, और पहले भारतीय कौन लिखना, यहीं पर लिख दीजिए, पहले भारतीय कौन थे, तो देखिए पहले भारतीय कौन थे, लेफ्टिनेंट रामचंद्र, देखिए लेफ्टिनेंट रामचंद्र दास जो है ये पहले भारतीय थे अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले। मैंने नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं कहा, सुनो, मैंने अंटार्कटिका महाद्वीप का है, वहां पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे, वो लेफ्टिनेंट रामचंद्र दास से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, तो ये 3 नाम ध्यान रखना, यह 3 नाम आपको नोट कर लेने। जेम्स कुक का नाम ध्यान रखना आपके, ठीक है। एक आप जो है इसके अलावा एक फेबियन सोसेन का नाम ध्यान रखिएगा, एक लेफ्टिनेंट रामचंद्र दास जो है इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में सवाल बन सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप में कौन कौन से महत्वपूर्ण हमारे लिए स्थान है, हम उसको देखते हैं, ठीक है। आपके वहां पर अंटार्कटिका महाद्वीप आपके मैप में बना हुआ दोस्तों, उस मैप में आप देखते रहिएगा। मैं आपको यहाँ पर एक मैप बना के समझा रहा हूँ कि अंटार्कटिका महाद्वीप में कौन कौन से स्थान है वो आपको देखना है दोस्तों। पहले मैं बना रहा हूँ, फिर आपको बनाना है, ठीक है। आपको बनाना है ना, आपको दोस्तों बनाना है, ठीक है। आप अगर अपने मैप में देखोगे तो आपको ऐसा ही महसूस होगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप आपको दिखाया गया, ठीक है। आप दोस्तों अगर मैप में देखोगे अपने तो कुछ आपको ऐसा ही महसूस होगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो आपके सामने यहाँ देखिए, ये दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप आपके मैप में जहां जहां मैं कहूँ वहां वहां आपको चेक करना है, ठीक है। आप दोस्तों यहाँ पर चेक कीजिए, आपके मैप में यहाँ पर लिखा होगा रोज सागर, आप यहाँ चेक कीजिएगा, आपके मैप में यहाँ पर जो है क्या लिखा होगा, आपके मैप में यहाँ पर जो है लिखा होगा रोज सागर, ठीक है। रोज सागर विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र, ठीक है। मतलब मेराइन आपकी कंजर्वेटिव एरिया कौन सा आपके, ये रोज सागर, ठीक है। तो लिखिएगा विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित समुद्री क्षेत्र, वो कौन सा, रोज सागर। तो पहली लोकेशन रोज सागर आपके मैप में आप चेक करना, अंटार्कटिका महाद्वीप में आपको मिल जाएगा दोस्तों ना, रोज सागर, ठीक है। इसके दोस्तों जस्ट ऊपर यहाँ मिलेगा आपको कौन सा, माउंट गिरेबस। क्या आपको याद है माउंट गिरेबस है, यह इस महाद्वीप का एकमात्र क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ये इस महाद्वीप का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों लिखना आपके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कौन सा, माउंट गिरेबस है, और इसको बोलते हैं स्वर्ण उद्गार वाला ज्वालामुखी ना। जब इसमें से लावा बाहर निकलता है तो ऐसा गोल्ड निकल रहा हो, स्वर्ण उद्गार वाला ज्वालामुखी कहते हैं, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो माउंट गिरेबस इसी महाद्वीप में आपको नजर दोस्तों आने वाला है, ठीक है। इसी महाद्वीप में माउंट गिरेबस जो है वो आपको नजर आएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा, यहाँ देखिए दोस्तों आप इस वाले एरिया को देखिएगा, जिसको मैं
डार्क कर रहा हूँ दोस्तों, वो एरिया आप अपने मैप में देखिएगा, इस वाले एरिया में चेक कीजिए अपने मैप में, आपको तो लिखा हुआ मिला हुआ चेक करना आपसे, पाल्मर प्रायद्वीप, ठीक है, इधर पानी इधर पानी इधर पानी, ठीक है, ये कौन सा प्रायद्वीप हो गया, पाल्मर प्रायद्वीप हो गया। मैंने आपसे कहा ना अंटार्कटिका महाद्वीप में 98% भाग पर क्या बर्फ है, 2% भाग पर नहीं है, वो 2% भाग यही है, बर्फ विहीन क्षेत्र। लिखिएगा अंटार्कटिका महाद्वीप का बर्फ विहीन क्षेत्र कौन सा है, बर्फ विहीन क्षेत्र जो है वो है कौन सा, पाल्मर प्रायद्वीप, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का बर्फ विहीन क्षेत्र कौन सा है, वो आपका पाल्मर प्रायद्वीप है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ना, पाल्मर प्रायद्वीप के बारे में आपको नोट करना है दोस्तों ना। इसके पास पूछूं आपसे, इसके पास दोस्तों यहाँ पर कौन सा सागर, आपके यहाँ पर सागर का नाम कौन सा है, वेडल सागर कौन सा है, इसके पास में जस्ट यहाँ पर एक सागर है जिसका नाम क्या है, वेडल सागर। देखो अपने मैप में, इसके पास में जस्ट आपको एक वेडल सागर मिलेगा, जस्ट इसके पास में आपको मिलने वाला है एक वेडल सागर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों इस महाद्वीप के अंदर इस महाद्वीप के अंदर यहाँ पर आपको एक पर्वत श्रृंखला से मिलने वाली है, एक माउंटेन रेंज मिलने वाली है। इसका नाम क्या है, इसका नाम आपकी क्या है, क्यून फोर्ट। क्या नाम है इसका नाम, इसका नाम क्या क्यून है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्यून। लिखना जो ये अच्छा आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा ये वाला, अच्छा आप किसको अंटार्कटिका महाद्वीप का मैप मिला, पहले बताओ आप कौन कौन अंटार्कटिका महाद्वीप का मैप खोल के बैठा है, ये बताओ आप कौन कौन अंटार्कटिका महाद्वीप का मैप खोल के बैठा है। कहीं तो वही जिसको समझ नहीं आ रहा गुरुजी अंटार्कटिका महाद्वीप का मैप कहां पर है, आपकी उसमें है, देखो वर्ल्ड मैप में मिलेगा आपको। गुरुजी रसगुल्ला का बोल गया, माय डियर रसगुल्ला, 5 बजे दूसरी क्लास होती, कोई बात नहीं, मेरी क्लास बाद में देख लेना, क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से, ठीक है। अच्छा इनमें से कितनी लोकेशन आपको मिलेगी, हाथ खड़े करो फटाक से, इनमें से कितनी लोकेशन आपकी, रोज सागर, पाल्मर प्रायद्वीप, वेडल सागर, हाँ कहीं को नहीं मिला होगा ना, अरे टोपिया ढंग से दे, रोज सागर, पाल्मर प्रायद्वीप, वेडल सागर, ये सारी मिले आपको। माउंट इरेबस, माउंट इरेबस, हाँ अच्छा कई लोग तो वो भी होंगे ना कि जो ऐसा मैप बन रहा होगा वर्ल्ड का, उसमें यहाँ पर अंटार्कटिका बन रहा होगा, उसमें ढूंढ रहे हैं, इसमें नहीं मिलेगा बेटा, एक अलग से मैप बना हुआ अंटार्कटिका महाद्वीप का ना, एक गोलाकार मैप बना हुआ अंटार्कटिका महाद्वीप का, उसमें मिलेगा, ठीक है, वहां मिलेगा ना, चलो ढूंढ लेना उसको ना। पाल्मर प्रायद्वीप लिखा हुआ है, हाँ चलो अच्छी बात, हमने भी तो लिखा है रसगुल्ला, तो बढ़िया बात है, लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तो आपके क्यूंस, आपकी जो पर्वत श्रृंखला है, क्या नाम आपकी जो क्यूंस पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ पर है ना, आप चेक कीजिए मैप में, आपको क्यूंस पर्वत श्रृंखला मिल जाएंगे। और इसका हाईएस्ट पीक कौन सा, माउंट विंसन मैसिव का नाम है, इसी का हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, इसी का हाईएस्ट पीक है, इसका नाम है माउंट विंसन मैसिव, का नाम है माउंट विंसन मैसिव है। और रसगुल्ला अगर पूछे आपसे कि अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है माउंट विंसन मैसिव ना, इस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वो है माउंट विंसन मैसिव, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माउंट विंसन मैसिव इस महाद्वीप की हाईएस्ट पीक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों चेक कीजिए, यहीं पर दोस्तों आपको स्थान है पोस्टार, यहीं पर आपको स्थान मिलेगा पोस्टाक स्थान, कौन सा है, पोस्टाक स्थान है। और लिखना सबसे कम तापमान पूछूं आपसे कहां पर मिलता है विश्व के अंदर, यहीं पर मिलता है, लिखिएगा न्यूनतम तापमान, तो मिनिमम टेंपरेचर कहां पर मिलता है, न्यूनतम तापमान जो है वो पोस्टाक के अंदर मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिनिमम टेंपरेचर कहां मिलता है, पोस्टाक में मिलता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर दोस्तों भारत की ओर से आपके 3 क्या गए हुए, भारत की ओर से इस महाद्वीप पर रिसर्च करने के लिए, भारत की ओर से इस महाद्वीप पर रिसर्च करने के लिए 3 हमारे क्या गए हुए, 3 हमारे केंद्र जो है वो यहाँ पर स्थित है ना। तो इस महाद्वीप पर रिसर्च करने के लिए 3 केंद्र जो है वो भारत की ओर से स्थापित किए गए थे, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री नष्ट हो चुका है, मैत्री और भारती अभी भी आपके कार्य कर रहे हैं, तो लिखिएगा यह 3 कौन कौन से बेटा, लिखिएगा नंबर फर्स्ट कौन सा है, दक्षिण गंगोत्री हो गया, नंबर सेकंड कौन सा हो गया, मैत्री हो गया, और नंबर थर्ड कौन सा हो गया, ये भारती हो गया ना। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, भारत की ओर से 3 रिसर्च सेंटर यहाँ पर इस महाद्वीप पर रिसर्च करने के लिए स्थापित किए गए दोस्तों ना। तो ये पहले वाला स्थापित किया गया आपके, ये 1983 में किया गया था, पर ये नष्ट हो चुका है, ठीक है। तो दूसरा वाला स्थापित किया गया आपकी, ये 89 में किया गया था, ये अभी कार्य कर रहा है, ठीक है। और भारतीय लेटेस्ट अभी हाल ही में हुआ है, 2012 कार्य कर रहा है। तो भारत की ओर से 3 रिसर्च सेंटर यहाँ पर स्थापित किए थे। और मैंने आपसे कहा था कि विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा है, उसे यही महाद्वीप है, देखना विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा है, तो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा है, यही महाद्वीप आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा है, यही महाद्वीप आपको ध्यान रखना है, विज्ञान के लिए समर्पित दोस्तों महाद्वीप है। देखिए दोस्तों इसका अधिकांश भाग बर्फ से बना हुआ है, इसका अधिकांश भाग किससे बना हुआ, बर्फ से, मेरी बात सुनो, इसका अधिकांश भाग किससे बना हुआ, बर्फ से बना हुआ, ठीक है। अब दोस्तों पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, और ये दोस्तों पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, और साथियों तापमान बढ़ेगा दोस्तों, तो यहाँ पर भी तापमान बढ़ेगा। जब पृथ्वी का तापमान सबका बढ़ेगा तो यहाँ तापमान बढ़ने वाला है, तो साथ ही यहाँ टेंपरेचर बढ़ेगा, तो यहाँ की बर्फ जो है उसको पिघलना स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ की जो बर्फ जो है उसको मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, पिघलना शुरू दोस्तों हो जाएगी, और उसको बर्फ पिघलेगी दोस्तों, तो आपकी बर्फ टूटना शुरू हो जाए, एक बर्फ का टुकड़ा बर्फ टुकड़ा है उसका पिघलना शुरू हो तो वो 2 भाग में टूट जाएगा, ठीक है। तो उससे बहुत सारे टुकड़े अलग दोस्तों होने वाले, ठीक है। वही काम यहाँ पर दोस्तों हो रहा है, अंटार्कटिका महाद्वीप से जो बड़े बड़े हिस्से दोस्तों वो अलग होकर के जो इसके आसपास जो पानी का आपके दक्षिणी सागर इसके आसपास है उसमें जाकर दोस्तों बह रहे हैं, ठीक है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप दोस्तों इसे बोलते हैं गतिशील महाद्वीप, क्योंकि ये बर्फ से बना हुआ है और बर्फ तापमान बढ़ने में पिघल रहा है, और बर्फ पिघलने के कारण गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं गतिशील महाद्वीप, क्या बोलते हैं इसको, गतिशील महाद्वीप कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे गतिशील महाद्वीप कहते हैं, यह भी आपको यहाँ पर नोट करना है दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको, गतिशील महाद्वीप कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है आपके सामने, तो ये महाद्वीप बहुत बड़ा महाद्वीप है, वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, यहाँ तो बर्फ के टुकड़े जो होंगे बहुत बड़े टुकड़े टूटते होंगे, बहुत बड़े, मतलब कि आप मानो कि एक राज्य के बराबर टुकड़ा टूटता है, इतना बड़ा आपके टुकड़ा टूटता होगा यहाँ पर। तो जो बर्फ के जो बड़े टुकड़े टूटते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आइसबर्ग कहते हैं, ध्यान रखना ना, जो हिमखंड जो होते हैं ना आइसबर्ग कहते हैं, तो जो बर्फ के टुकड़े टूटेंगे उनको बोलते हैं आइसबर्ग, ठीक है। एक पॉइंट आप यहाँ लिख लीजिए, लिखिए जो बर्फ के विशाल टुकड़े टूटते हैं, जो बर्फ के विशाल टुकड़े जो होते हैं इन्हें बोलते हैं आइसबर्ग, क्या बोलते हैं आइसबर्ग। तो कभी कभी पूछ लेता है आइसबर्ग के बारे में, इसलिए मैंने लिखा दिया आपको। तो जो बर्फ के विशाल टुकड़े होते हैं इन्हें बोलते हैं दोस्तों आइसबर्ग, ठीक है, आइसबर्ग कहते हैं। यहाँ पर कौन मिलता है दोस्तों ना, यहाँ पर दोस्तों आपको एक तो लाइकेन मिलता है, लाइकेन आप जानते हो, मैंने आपको क्या बोलते हैं बायोलॉजी में जूलॉजी में पढ़ाया है, लाइकेन दोस्तों कवक और शैवाल का सहजीवन लाइकेन बनता है, और लाइकेन जिसको हम क्या बोलते हैं थैलोफाइटा भी कहते हैं, तो वो यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों। इसके अलावा साथ ही आपकी पेंगुइन पक्षी है, कई लोग सोचते हैं पेंगुइन एक जानवर है, नहीं, पेंगुइन पक्षी है वो यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो लाइकेन, पेंगुइन पक्षी और सील और टिल मछली जो है वो यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो आप यहीं पर कहीं लिख दीजिए, वरना मुझे पेज चेंज करना पड़ेगा, आप यहीं कहीं लिख दीजिए, लिखिए यहाँ पर, लिखिए लाइकेन, लाइकेन
पेंगुइन पक्षी, देखिए लाइकेन, पेंगुइन पक्षी, इसके अलावा सील मछली, सील और क्रील मछली, ये यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो लाइकेन, पेंगुइन मछली, सील या क्रील मछली जो है वो यहाँ पर से मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। लिख लो, नहीं है तो लिख लो बेटा, पाल्मर द्वीप लिख लो ना। अगर नहीं है आपके मैप में तो कोई बात नहीं, लिख लो आप। मैंने तो मैप बना ही दिया ना। अगर आपके मैप में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लिख लो ना, पाल्मर प्रायद्वीप लिख लो, कुछ नहीं जा रहा उसमें, लिख लो। हाँ, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती 3, हिमाद्री बेटा यहाँ पर नहीं है, अभी लिखा तुम्हारा 2 मिनट रुक जा, हिमाद्री यहाँ पर नहीं है बेटा, ठीक है। और भाई साहब एक ने वो दोस्तों कमेंट बॉक्स में पेंगुइन बना के भेजी, गजब बात है। ऐसा कर तू अंटार्कटिका महाद्वीप जा, मेरी तरफ से एक पेंगुइन तुझे फ्री में मिलती है ना, मैं बोल दूंगा, फोन कर दूंगा, तुझे पेंगुइन फ्री में मिल जाएगी, ठीक है, एक मेरी तरफ से। लिखो, देखो दक्षिणी महासागर, गुरुजी ये कौन सा महासागर है? बिल्कुल दोस्तों, अगर आप अपने मैप में चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा दक्षिणी महासागर। देखो आप दोस्तों अपने मैप में ऐसा करो, जो मैं कह रहा हूँ वो करना ना। आपका जो मैप, ऐसा मैप है ना आपके पास ऐसा मैप होगा बेटा, और यहाँ पर आपको अंटार्कटिका महाद्वीप कुछ ऐसे बना होगा ना, ऐसा अंटार्कटिका महाद्वीप यहाँ पर बना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके साउथ अमेरिका का महाद्वीप होगा, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप बना होगा, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बना होगा, कुछ ऐसे दोस्तों बने होंगे, ठीक है। इसके बीच में दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसके बीच में यहाँ पर जो है प्रशांत महासागर आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। यह प्रशांत महासागर आपको मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर कौन सा महाद्वीप मिलेगा? यहाँ पर अटलांटिक महासागर मिलेगा। कौन सा मिलेगा? अटलांटिक महासागर आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा मिलेगा? इंडियन ओशन आपको यहाँ पर मिलेगा ना, हिंद महासागर आपको यहाँ मिलेगा दोस्तों। और यहाँ वापस से कौन मिलेगा? यहाँ वापस से प्रशांत महासागर जो है वो हमको मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि भाई गुरुजी ये सारी चीजें तो हमें मिल चुकी हैं पर ये नहीं मिला दोस्तों, तो कोई बात नहीं दोस्तों, चेक कीजिएगा। अटलांटिक महासागर का साउथ वाला भाग, इस महासागर ये साउथ वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग दोस्तों ना। इंडियन ओशन का साउथ वाला भाग, ठीक है, और पैसिफिक ओशन का साउथ वाला भाग, पैसिफिक ओशन का साउथ वाला भाग जो है इस पूरे भाग को बोलते हैं दक्षिणी सागर। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशन का दक्षिणी जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी महासागर कहते हैं, ठीक है। तो लिख दीजिएगा प्रशांत महासागर, और ये अंटार्कटिका के आसपास आपको नजर आएगा प्रशांत महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर का दक्षिणी भाग जो है यह कहलाता है दक्षिणी महासागर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यह कहलाता है दक्षिणी महासागर। सुना, एक बच्चा बार बार पूछ रहा है, सो हिमाद्री जो है वो रसगुल्ला, वो सो आर्टिक जो आपके है ना, आर्टिक जो है उस आर्टिक में जो भारत की ओर से रिसर्च सेंटर गया हुआ है उसको बोलते हैं आपके कौन सा? उसे बोलते हैं हम लोग हिमाद्री, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों, यहीं पर लिख दीजिए नोट ना, देखो हिमाद्री स्टेशन लिखिएगा, भारत का आर्टिक में अनुसंधान केंद्र, जो ऊपर जो आर्टिक है ना उसमें जो अनुसंधान केंद्र है वो कौन सा है? वो आपका हो गया हिमाद्री स्टेशन। कौन सा? हिमाद्री स्टेशन हो गया, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वो हो गया आपका हिमाद्री स्टेशन, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर पूछे आपसे हिमाद्री स्टेशन जो है भारत का आर्टिक में अनुसंधान केंद्र कौन सा है? हिमाद्री स्टेशन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंग्लिश वाली बुक बेटा पहुंचेगी, मैंने आपसे शायद पहले भी कहा था कि एक आध 2 दिन में आपकी बुक पहुंच जाएगी, इंग्लिश वाली बुक जो है ना, ठीक है ना उमाकांत जी, पहुंच जाएगी ना। और इंग्लिश वाली बुक में 70-80 पेज आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले, ठीक है, क्योंकि थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दिया हमारी टीम ने उसका, इससे थोड़े पेज एक्स्ट्रा हो गए। प्राइस उसका वही रखा है पर हमने आगे वो नहीं छपाई है, अब मैं जब उसका फॉन्ट ठीक करवा दूंगा तब छपाऊंगा, तब आपको नहीं मिलेगी दोबारा से ना। तो अभी तो आपको बुक पहुंच जाएगी, जो मैंने ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है, चिंता मत कीजिए इंग्लिश वाली बुक से। चलिए मैं आगे चले, देखिए दोस्तों, तो हिमाद्री भी आपको कभी कभी पूछ लेता है तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसी में आपकी इसके पास कौन सा पोल है? साउथ पोल। कौन सा पोल है? साउथ पोल। सवाल पूछो आपसे, साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था और पहला भारतीय कौन था? दोनों लिखो, पहला भारतीय कौन है? तो साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था और पहला भारतीय कौन था? ये सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए एमंडसन जो है, एमंडसन जो है लिखना, ये पहले व्यक्ति थे साउथ पोल पर पहुंचने वाले 1911 के अंदर, ठीक है। और पहला भारतीय कौन थे? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। कहां के रहने वाले? यूपी के रहने वाले। तो पहला भारतीय कौन है? पहला भारतीय है डॉक्टर गिरिराज सिरोही, साउथ पोल पर पहुंचने वाला। और पहला व्यक्ति कौन है आपके? पहला व्यक्ति हो गया आपका अमंडसन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम कुछ बातें जो हमारे महासागर उनके बारे में लिखते हैं, ठीक है। अब हम कुछ बातें आपके जो महासागर है उनके बारे में नोट करते हैं। देखो महासागर, देखिए तो पहली बात तो हमारी पृथ्वी के ऊपर 29% भाग पर लैंड है, मतलब स्थल है, इस पर महाद्वीप है, और 71% भाग पर पानी है, जिस पर आपके महासागर है, ठीक है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है, मतलब पृथ्वी का 1/3 भाग इसके अंदर आता है। मैंने बोला पृथ्वी का 1/3 भाग अकेले किसके पास में? महासागर के पास दोस्तों स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान है, पृथ्वी का 1/3 भाग आपके केवल महासागर के पास। देखिए सबसे पहले दोस्तों आपके एक विशाल दोस्तों, एक विशाल भूखंड था जिसको हम लोग क्या बोलते थे? जिसे दोस्तों हम लोग आपके पेंजिया बोलते थे। क्या बोलते थे? पेंजिया बोलते थे। एक विशाल भूखंड था, सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, कोई दोस्तों अलग से महाद्वीप नहीं था, एक विशाल भूखंड था, इसका नाम था पेंजिया। ये बहुत सालों पहले की बात दोस्तों। और इसके चारों ओर क्या था? इसके चारों ओर महासागर था ना, इसके चारों ओर क्या था? महासागर था, पानी था। इसे बोला गया आपके, इसे बोला गया पैंथालासा। क्या बोला गया इसको? पैंथालासा बोला गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दोस्तों बाद में क्या हुआ? बाद में इसमें विखंडन हुआ, ठीक है, इसमें हुआ विखंडन बाद में, ठीक है। और उसमें पेंजिया जो है, पेंजिया यह साथियों से यह आपके 2 भाग में डिवाइड होना, यह 2 भाग में क्या आपके, यह 2 भाग में कुछ ऐसे आपके 2 भाग के अंदर जो है यह डिवाइड हो गया, ठीक है। तो पेंजिया कुछ ऐसे 2 भाग में डिवाइड हो गया। ऊपर वाले भाग का नाम हुआ अंगारा लैंड और नीचे वाले भाग का नाम हुआ गोंडवाना लैंड। ऊपर वाले भाग का नाम क्या हुआ? अंगारा लैंड और नीचे वाले भाग का नाम हुआ गोंडवाना लैंड, ठीक है। और उसमें जो पानी था वो पानी दोस्तों आपके पानी जो है इसके बीच में आ गया था, यह पानी जो है इसके बीच में आ गया। और यह क्या बन गया? यह बन गया 35 सागर, यह बन गया 35 सागर, ठीक है।
यह बन गया 35 सागर सुनो। ऐसा कहते हैं कि जो पैंथल आसा है यही वर्तमान में किस रूप में, ही वर्तमान में पैसिफिक ओशन के रूप में कन्वर्ट हो गया और यही दोस्तों आपके अंदर लैंड आपके इससे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, इससे यूरोप, इससे एशिया, वो इसमें बन गया, ठीक है। वही आपके अफ्रीका महाद्वीप, साउथ अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये सारे जो इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है वो सारा इसमें से बनता है, ठीक है। हम इसमें नहीं पढ़ते, केवल दोस्तों मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया यहाँ पर जो पैंथल आसा वही किसमें कन्वर्ट हो गया है, पैसिफिक ओशन में कन्वर्ट हो गया। तो लिखिएगा पहली बात तो जो महासागर दोस्तों आपके और 35 सागर आपको ये मरुस्थल में कन्वर्ट हो गया। वर्तमान जो मरुस्थल है थार का जो मरुस्थल आपके वो मरुस्थल कौन सा है, 35 सागर, ठीक है। अब देखिए महासागर की बात करूं आपसे 71% भाग पे क्या है, जल है पृथ्वी पर और 29% भाग पे क्या है, लैंड है ना, मतलब इस पर भूमि है, लैंड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिएगा अगर आपसे पूछे भाई सबसे बड़ा महासागर कौन सा है रसगुल्ला, क्रम लिखिए कौन सा है, देखिए क्रम क्या है, तो देखिए नंबर फर्स्ट आपके सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, इसको बोलते हैं पैसिफिक ओशियन, ठीक है, जो कि पृथ्वी का 1/3 है। दूसरा नंबर किसका है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तीसरा स्थान किसका है, वो है लिखना हिंद महासागर, ठीक है। तो आपको क्रम भी ध्यान रखना है, ठीक है। पहला स्थान किसका है, प्रशांत महासागर का, दूसरा अटलांटिक महासागर, अभी बात करेंगे ना। तीसरा दोस्तों इंडियन ओशन का क्रम, ठीक है। अब देखिए जब दोस्तों बात प्रशांत महासागर से आएगी आपकी तो यहाँ पर मिलता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। हमने पहले दोस्तों बात की थी आपकी कि यहाँ दोस्तों आपकी यहाँ पर पानी है और दोस्तों यहाँ की जो नीचे प्लेटें बनी हुई है, ये जो पूरी पृथ्वी आपको दिखाई दे रही है ये बहुत सारी प्लेटों के ऊपर डिपेंड है। अब दोस्तों प्रशांत महासागर जो प्लेट आपके नीचे वो जो प्लेटें आपस में टकराती हैं, जैसे एक प्लेट दूसरी के नीचे जाती है आपकी या ऊपर चली जाती है, ठीक है। इस टकराहट होने से यहाँ पर कंपन उत्पन्न होता है रसगुल्ला, इस कंपन से दोस्तों यहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है। और मैंने कहा पानी है रसगुल्ला, सो पानी जो नीचे जाएगा, पानी नीचे आपके तापमान अधिक है दोस्तों, तो पानी भाप बनकर ऊपर आएगा और प्रेशर के साथ ऊपर आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। और जो भूकंप है पानी की लहरें उठेंगी और सीधा आपके आगे बढ़ेंगे, उनको बोलते हैं सुनामी। तो भूकंप सुनामी ज्वालामुखी यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में आती है, इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो प्रशांत महासागर है, जो हमारा प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर में क्या है, प्रशांत महासागर में अग्नि मेखला है, ठीक है। क्या है, अग्नि मेखला या फिर रिंग ऑफ फायर, क्या है, अग्नि मेखला या फिर रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, अग्नि मेखला, अग्नि मेखला या फिर रिंग ऑफ फायर कहां पर है, प्रशांत महासागर के अंदर, ठीक है। जहां पर ज्वालामुखी, जहां पर भूकंप और जहां पर सुनामी ये बड़ी मात्रा में आती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बड़ी मात्रा में आती है, ध्यान रखिए। तो अटलांटिक महासागर एग्जाम के लिए बड़े काम का महासागर, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट महासागर है। अगर आपके मैप में ये महासागर दिया हो तो एक बार निकाल लो, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपको लिखाता हूं। देखिए अटलांटिक महासागर ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण महासागर है, अटलांटिक महासागर। देखिए दोस्तों जब आप अपने मैप को चेक करोगे तो वहां पर साथियों आपको यहाँ मिलेगा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, यहाँ मिलेगा साउथ अमेरिका महाद्वीप, यहाँ मिलेगा आपको अफ्रीका महाद्वीप और यहाँ मिलेगा यूरोप। यस या नो आप ये बताओ मुझे, क्या आपको चारों दोस्तों स्थान मिल चुके हैं अपने मैप में, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका, ठीक है। मैंने आपसे कहा दोस्तों यूरोप जो है इसका यहाँ पर कौन सा आइलैंड है, आइसलैंड, क्या याद है आपको, यूरोप का यहाँ पर कौन सा आइलैंड है, आइसलैंड, जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। यूरोप का यहाँ से कौन सा आइलैंड है, हमने भी यूरोप महाद्वीप की शुरुआत यहीं से की दोस्तों ना। तो यूरोप का यहाँ पर आइलैंड कौन सा, इसको बोलते हैं आइसलैंड कहते हैं, ठीक है। यूरोप का यहाँ पर आइलैंड कंट्री है। यहाँ से साथियों हमारा अटलांटिक महासागर जो है वो शुरू दोस्तों होता है। और इस महासागर की जो शेप है दोस्तों आपकी वो कैसी आकृति में, इसकी जो शेप है वो कैसी है, एस शेप में, कैसा ये एस शेप में महासागर है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब दोस्तों आपके महासागर जो है कुछ आपको ऐसे दिखाई देने वाला है, ये एस शेप में महासागर, सो एस शेप में महासागर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एस शेप में महासागर है, यह भी आपको नोट करना है। तो अटलांटिक महासागर नंबर 2 क्रम का है और इसकी आकृति दोस्तों एस शेप में, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आपने महासागर खोला हुआ, अगर आपने अपने मैप में जो अटलांटिक महासागर है उसको ओपन किया हुआ रसगुल्ला, तो वहां से बीच में देखिए अटलांटिक महासागर के बीचों बीच देखिए आपको दोस्तों ऐसे बनी हुई मिली होगी और इसका नाम लिखा होगा वहां पर मध्य अटलांटिक कटक, क्या लिखा होगा, इसका नाम वहां पर क्या लिखा होगा, मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक जो है ये नाम वहां पर लिखा होगा दोस्तों, क्या नाम लिखा होगा, मध्य अटलांटिक कटक जो है ये नाम वहां पर मिल रहा होगा, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखो पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ पर मध्य वर्ड क्यों दोस्तों आपके, कि भाई अटलांटिक के बीच में मध्य हो गया, अटलांटिक वर्ड क्यों दोस्तों आपके, क्योंकि अटलांटिक महासागर के अंदर है। थर्ड दोस्तों कटक पूछूं आपसे, इसको इंग्लिश बोलते हैं रिच, RITG, इंग्लिश वालों के RITG, रिच लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट दोस्तों यहाँ पर ये जो रिच वर्ड है, जो रिच वर्ड है इसका क्या दोस्तों अर्थ है, देखो दोस्तों जो आप माउंट एवरेस्ट देख रहे हो इसको बोलते हैं पर्वतमाला, जो कि स्थल के ऊपर है दोस्तों। अगर यही काम दोस्तों आपके पानी के धरातल में हो इसको बोलते हैं रिच, मतलब कि पानी के अंदर जो पर्वतमाला होती है उसको बोलते हैं रिच। तो यह पानी के अंदर, यह पानी के अंदर क्या है, पर्वत श्रृंखला है, इसको बोला गया मध्य अटलांटिक कटक, ठीक है। तो कटक का अर्थ क्या है ना, जल में पर्वत श्रृंखला, जो जल की जो पर्वत श्रृंखला है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग रिच, जल में जो पर्वत श्रृंखला है इसको बोलते हैं रिच, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पर काम समाप्त नहीं हुआ बेटा, यहीं पर काम समाप्त नहीं हुआ, मैं आपको सवाल दिखाऊंगा दोस्तों, ध्यान रखना, मैं आपको सवाल दिखाऊंगा। अरे ये एक्चुअली में क्या है रसगुल्ला, वो आप महाद्वीप में, आप महाद्वीप को बहुत बार देख चुके हो इसलिए आपको उसमें आराम से मिल जाता था ना। ये आप जिंदगी में पहली बार महासागर पढ़ रहे हो तो हर समय हर चीज में टाइम लगता है दोस्तों ना। अब अमेरिका में आपने कनाडा बहुत बार देखा हुआ है इसलिए मिल जाएगा, आप परिचित हो उससे, पर ये नाम आपने जिंदगी में पहली बार सुना है तो परिचित कैसे हुआ, ठीक है। तो इसलिए कुछ चीजें आपको समय के साथ मिलेंगी, आप चेक करते रहिए मैप में, कम से कम मैं आपको बनवा तो रहा हूं यहाँ पर, ये बड़ी बात है, ठीक है। देखिए दोस्तों ये जो आपके पानी में जो आपके पर्वत श्रृंखला है इसको जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसमें इसका नाम अलग है और जो साउथ वाला पार्ट है उसमें इसका नाम अलग है, ठीक है। जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसमें इसका नाम अलग है और साउथ वाला पार्ट है उसमें दोस्तों इसका नाम अलग है। नॉर्थ वाले पार्ट में इसी पर्वत श्रृंखला को क्या बोलते हैं, डॉल्फिन रेंज कहते हैं, क्या बोलते हैं, जो नॉर्थ वाला पार्ट है, जो नॉर्थ वाला पार्ट है इसी में जो पर्वत श्रृंखला है इसका नाम क्या हो गया, यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया, ये हो गया डॉल्फिन रेंज, क्या हो गया, डॉल्फिन रेंज। तो कभी सवाल पूछे आपसे कि मध्य अटलांटिक कटक का उत्तरी भाग क्या कहलाता है, डॉल्फिन रेंज कहलाता है, ठीक है। और दोस्तों ये डॉल्फिन रेंज क्या है, ये उसका उत्तरी भाग है। और साथियों जो आपके साउथ वाला भाग है दोस्तों, जो साउथ वाला आपका भाग है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग आपके चैलेंजर रेंज, चैलेंजर रेंज। जो साउथ वाला भाग है इसे क्या बोलते हैं, चैलेंजर रेंज।
जो साउथ वाला पार्ट है इसे बोलते हैं क्या, चैलेंजर रेंज, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा मैंने आपसे कहा दोस्तों, जो मध्य अटलांटिक कटक है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये आइसलैंड से होती है, तो ये समाप्त कहाँ पर दोस्तों होता है, तो एक द्वीप और है नीचे की साइड आपके साउथ में, इसका नाम बॉफेट द्वीप, क्या नाम है, इसका नाम बॉफेट द्वीप है, तो यहाँ पर समाप्त होता है ना, बॉफेट द्वीप पर समाप्त होगा, आपको ध्यान रखना है। तो अटलांटिक महासागर के बारे में सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, और दोस्तों ये बातें हर किसी को नहीं पता होती, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे ना, ये बातें हर कोई नहीं जानता है, ये केवल मैंने आपको लिखवा दिया आपकी समझ के लिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अटलांटिक जो महासागर है, उस महासागर में आपको आइसलैंड से बॉफेट द्वीप तक एस आकार में एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी पानी के अंदर है, जो उसका नाम क्या है, मध्य अटलांटिक कटक उसका नाम है, और उस मध्य अटलांटिक कटक का डॉल्फिन रेंज उत्तरी वाला भाग है, और चैलेंजर रेंज कौन सा आपके दक्षिणी वाला भाग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बनाओ एक बार फोटो फटाक से, बनाओ एक बार फटाक से। देखो आप चाहो तो मैं इसको छोड़ दूं, अगर आप चाहो तो, केवल आपने एक्चुअली क्या आपने जिंदगी में आज तक महाद्वीप ही पढ़े, महासागर कब पढ़े आपने बताओ ना, अगर आप चाहो तो मैं इसको छोड़ सकता हूं, अगर आप बोलो गुरुजी हमें महासागर नहीं पढ़ने, मैं छोड़ दूंगा, मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा दोस्तों इस बात में, पर मैं तो आपको इसलिए पढ़वा रहा हूं यहाँ पर कि जिससे आपको कुछ तो जानकारी मिले, इसलिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देखो सवाल देखो, आपको लग रहा होगा गुरुजी ये मास्टर पागल हो गया, क्यों ही पढ़ा रहा है, सवाल देखो आप, देखो भाई सवाल देखो, ये डॉल्फिन रीच करना है, इसको रीच करना, सॉरी यार इसको रीच करना है ना, रेंज मत करो, इसको रीच करो बेटा, ये रीच हो गया मतलब कटक है ना, अरे ये देखो रीच लिखा हुआ है ना यहाँ पर, रीच, ये डॉल्फिन रीच है बेटा, इसको रीच कर लो, इसको भी रीच कर लो, इसको डॉल्फिन रीच कर लो, इसको भी रीच कर लो, बताओ आज पहली बार जो बोला ये सवाल देखो, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी का सवाल है, द एस शेप ओशियनिक रिच इज, यहाँ पर ओशन नहीं पूछा, मतलब यहाँ पर महासागर नहीं पूछा है, ओशियनिक रिच के बारे में बात कर रहा है, मतलब कटक के बारे में बात कर रहा है, कौन सा कटक एस शेप का होता है, प्रिंस एडवर्ड रिच या फिर मिड अटलांटिक रिच या फिर आपके सकोरता रिच या फिर ईस्टर्न पैसिफिक रिच, अगर आपको नहीं पता तो आप सवाल नहीं कर पाओगे, तो मेरे हिसाब से अब कर लोगे आप सवाल जो कि मिड अटलांटिक रिच आपका ठीक आंसर है, ठीक है। चलिए मैं आगे चले, ऑप्शन भी ठीक आंसर है, ध्यान रखें। अभी दोस्तों आप अभी अटलांटिक महासागर में ही रहना, अच्छा आप ऐसा करो फटाक से अपना नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप निकालो अपने मैप में, ठीक है, आप निकालो मैं बनाता हूँ, फटाक से आप जो अपना नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप आपके मैप होगा ना, उसमें देखो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप चेक करो फटाक से, जल्दी पहुंच जाओ। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप जो है, अगर आपको याद हो तो हमने इसके बारे में पढ़ाया भी था आपको, और मैंने ये वाला मैप आपको बना के बताया था ना, याद कीजिए, ये वाला मैप हमने बनाया भी था आपको और पढ़ाया भी था, कौन सा, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप सुना, याद कीजिए, अगर पूछूं आपसे इस महाद्वीप का नाम क्या है, इस महाद्वीप का नाम है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप सुना, इसके पास में इधर कौन सा है, इसके पास में इधर जो है वो है अटलांटिक महासागर, अच्छा ये तो मिल गया होगा, इसके पास में इधर कौन सा है, अटलांटिक महासागर। मैं आपको दोस्तों यहाँ पर दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें दिखा रहा हूँ जो एग्जाम में सवाल पूछा गया, मैं सवाल भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों उसका ना, एक तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, आपको दोस्तों यहाँ पर ये कौन सा स्थान है, ये स्थान आपका फ्लोरिडा, क्या मिला, क्या आपको चेक करो, यह जो स्थान है आपको ऐसे बना हुआ जो स्थान है वो कौन सा स्थान है, वो है यूएसए का फ्लोरिडा, आपके मैप में बन रहा होगा दोस्तों ना, बिल्कुल यही सेप बन रही होगी, और फ्लोरिडा यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद साइड में देखिए यहाँ पर आपको जो है मैक्सिको की खाड़ी लिखी होगी ना, ये भी मिल गया क्या आपको, यहाँ पर आपके जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है वो आपको यहाँ पर मिला हुआ होगा, वो आपके यहाँ पर लिखा हुआ होगा, आप चेक करना सुना। अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ आपकी, इसके बाद उसे यहाँ पर चेक कीजिएगा, इसके पास यहाँ पर चेक कीजिए, आपको एक चीज लिखी मिलेगी, उसका नाम है सारगेसो सागर, सारगेसो सागर, अच्छा किस किस को मिल गया बताओ कमेंट बॉक्स में, जैसा मैंने कहा ऐसे ढूंढा तो मिल जाएगा, जो मैक्सिको की खाड़ी है जो फ्लोरिडा है इसके पास में चेक कीजिए, आपको सारगेसो सागर जो है वो मिलने वाला है, कौन सा है, सारगेसो सागर जो है वो मिलने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मिल गया होगा, जैसे बताओ मुझे, जो सारगेसो सागर है क्या आपको मिला या नहीं मिला, ठीक है। जो ये मैक्सिकन जो खाड़ी है उसके पास में आपको रिफ्रेश करो, मैक्सिकन खाड़ी जो है इसके पास में आपको एक सारगेसो सागर मिलेगा जो कि आपके इसी अटलांटिक महासागर के अंदर है, चलो मिल गया, ठीक है। ये किस महासागर में, ये अटलांटिक महासागर में, पहली बात तो ये कौन से ओशन में, अटलांटिक ओशन में, ठीक है। इसके पास में कौन सा महाद्वीप दोस्तों, अटलांटिक ओशन, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपकी ये यहाँ पर एक खास मिलती है, इसका नाम सारगेसो खास है, इसलिए इसका नाम सारगेसो सागर है, और ये आपके शांत और स्थिर भाग है, देखना पहली बात तो यहाँ पर सारगेसो घास मिलती है, और दूसरी बात यहाँ पर यह शांत और स्थिर भाग है, ये शांत और स्थिर भाग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सारगेसो आपकी घास मिलती है यहाँ पर, और शांत और स्थिर भाग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक सवाल दिखाता हूँ आपको, अब जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। अब जो मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, अच्छा आप मुझे ये बताओ कि जो सारगेसो सागर है क्या दोस्तों इसकी किसी भी देश से बाउंड्री लग रही है क्या, मैंने क्या बोला आपसे, जो सारगेसो सागर है आप मुझे ये बात बताओ क्या इसकी बाउंड्री किसी भी देश से लग रही है या नहीं लग रही, आराम से चेक करो अपने मैप में, इसके आसपास चेक करो, आपको पानी ही पानी नजर आएगा दोस्तों, किसी भी देश की बाउंड्री आपको नहीं मिल रही होगी, जो सारगेसो सागर है आपको ये बताना है मुझे कि इसके आसपास किसी भी देश की बाउंड्री आपको नजर आ रही है, बाउंड्री की बात करो बेटा, मैं यार पुलिस का 80% पेपर आपके नोट्स है, धन्यवाद। आपको महसूस होगा सो नहीं है, पूरे सवाल सुनो, एक नंबर सवाल है, आपको नोट्स में मिलेगा ढूंढने से भी, पूरे विश्व का दोस्तों एकमात्र सागर, पूरे विश्व का एकमात्र सागर जिसकी बाउंड्री किसी भी देश से नहीं लग रही है, बाकी जो जितने भी नाम सुने आपने, काला सागर, कैस्पियन सागर हो या फिर बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, आप देखना उनकी बाउंड्री कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी देश से लग रही होगी, तो पूरे विश्व का एकमात्र सागर सुनो, पूरे विश्व का एकमात्र सागर जिसकी बाउंड्री किसी से भी नहीं लगती है वो है कौन, सारगेसो सागर, लिख लो
यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, ठीक है। देखिए, विश्व का एकमात्र सागर, विश्व का एकमात्र सागर जिसकी सीमा स्थल भाग से नहीं लगती। थोड़ा ध्यान रखना, सवाल अच्छा है, महत्वपूर्ण सवाल है, सुना। जिसकी सीमा स्थल भाग से नहीं लगती, आपको ध्यान रखना, ठीक है। और वही दोस्तों उसके ऊपर चेक करो, जहां आपने सार्गेसो सागर देखा दोस्तों, उसके जस्ट ऊपर चेक करो, आपको एक स्थान मिलेगा बरमुडा, चेक करो। जो आपने सार्गेसो दोस्तों सागर देखा है, उसके जस्ट ऊपर चेक करो, आपको एक स्थान मिलेगा, इसका नाम क्या है? बरमुडा स्थान। अरे मिला क्या आपको, बताओ मुझे। बरमुडा स्थान मिलेगा आपको, उसी सार्गेसो सागर के जस्ट ऊपर चेक कीजिए, एक स्थान आपको मिलेगा, इसका नाम बरमुडा। पास में होगा बहमास, पर बाउंड्री नहीं लगती। पास में होगा बहमास, पर बाउंड्री किसको नहीं लगती है? मैंने क्या पूछा आपसे? मैंने आपसे ये कहा बरमुडा से, हाँ। अरे मैंने कहा ना, इसके ऊपर चेक करो, बरमुडा आपको मिल जाएगा ना। बाउंड्री नहीं लगती। अब वो मैप दोस्तों इतना सा मैप है, नॉर्थ अमेरिका मैप, कितना सा मैप है रसगुल्ला, तो अब उसमें कहाँ कहाँ दिखाया, आप बताओ ना। तो मैप बहुत छोटा मैप है ना। अब सोचिए, यही मैप आपके, सोचो यही मैप आपके 500 किलोमीटर लंबा मैप हो, तो उसमें बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या आपको मिला बरमुडा? दोस्तों आपके मिल गया बरमुडा। ये दोस्तों वही स्थान है जो आपको आप विश्व में जानते होंगे, बरमुडा ट्रायंगल के नाम से। बहुत सारे जहाज यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि बहुत, हाँ, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो, बरमुडा के ब्रैकेट में आपको इंग्लैंड लिखा हुआ मिलेगा। मिला कि नहीं मिला, बताओ। इसके ब्रैकेट में आपको इंग्लैंड मिलेगा। जबकि दोस्तों सोचिए, ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, इसमें इंग्लैंड है ही नहीं। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में इंग्लैंड है ही नहीं, और मैंने आपका बरमुडा के साइड, बरमुडा के बगल में इंग्लैंड लिखा हुआ है। मतलब इसके ऊपर किसका अधिकार है बेटा? इसके ऊपर इंग्लैंड का अधिकार है। इसके ऊपर इंग्लैंड का अधिकार, किसका अधिकार बेटा? इसके ऊपर इंग्लैंड का अधिकार, आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके ऊपर किसका अधिकार है? इंग्लैंड का अधिकार, ठीक है। अब देखिए क्या साथियों, आपको बरमुडा से, देखो आप अपने मैप में चेक करना, आपको मिलेगा, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप देखो फ्लोरिडा, मिला आपको मैप में, मिल गया उस मैप में। फिर आप देखो बरमुडा, क्या मिला आपको मैप में? मिल गया होगा। और फिर दोस्तों देखिए प्यूर्टो रिको, देखो प्यूर्टो रिको, ये भी आपको मिल जाएगा ना। यह 3 स्थान दोस्तों आपको मिलेंगे, ठीक है। आप ऐसा कीजिए, इन तीनों को मिला दीजिए आपस में, और साथ में जो ट्रायंगल दोस्तों बनेगा, इसी को बोलते हैं बरमुडा ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं क्या? बरमुडा ट्रायंगल। तो कभी सवाल पूछूं आपसे कि बरमुडा ट्रायंगल जो है वो किस महासागर में है, तो यह जो है कहां पर है? यह है आपका जो अटलांटिक ओशन है उसके अंदर। ऐसा कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो ग्रेविटेशन दोस्तों आपके, वो बहुत जबरदस्त आपके अट्रैक्शन फोर्स है यहाँ पर, इसलिए बहुत सारे जहाज यहाँ पर डूब गए, कहाँ गए पता नहीं चला। ऐसी आपकी बहुत सारी मिथ जो है वो इसमें चलती है, ठीक है। और सब टोटल गलत पूछूं आपसे, कहाँ पर है? ये भी अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक ओशन। अच्छा, अब एक सवाल पूछूं आपसे, अगर आप बताओगे तो उसका आंसर। चलो एक सवाल आपको पूछते हैं, बताओ इसका आंसर क्या है? सवाल चेंज दिखाओ, बताओ इसका आंसर क्या है? हाँ, प्यूर्टो रिको में यूएसए का दिखा। आप तो ये बताओ मुझे, जो मैं सवाल पूछा उसका आंसर क्या है? गौरव सर, अब हम इस पैसे विदा लेने वाले हैं, बहुत खराब लगेगा। डेली आपके लिए वक्त निकालते थे, मिस करेंगे आपको। लव यू सर, लव यू 3 4 5 6। कहीं जा थोड़ी रहा हूँ मैं, जिंदा हूँ, ठीक है। बताओ फटाक से आंसर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा कर दोगे ना? अब तो तुम कर दोगे बेटा। पहले पति ने छूटे सवाल, अगर पहले आया सवाल तो तुम नहीं कर पाते ना। विश्व का एकमात्र ऐसा सागर का नाम बताओ जिसकी कोई स्थल सीमा नहीं है। ये एसएससी एमटीएस का सवाल है। सार्गेसो सागर, पेचोरा सागर, अमूल प्लेन सागर और इरोई सागर। आप एक का भी नाम नहीं जानते होंगे, इसके अलावा क्यों नहीं जानना? आप तो सार्गेसो सागर का नाम जानते हो बहुत, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया? एक इंडियन ओशन के बारे में 2-3 बातें और लिख लो, बस फिर समाप्त कर देंगे, ठीक है। देखो इंडियन ओशन दोस्तों, आपका जो इंडिया का जो मैप है, जो इंडियन ओशन है, आप चेक कीजिए वहां पर। ये जो एशिया का जो मैप है आपका, उसमें चेक कर लीजिए। आप एशिया का मैप में चेक कीजिए, इंडियन ओशन दोस्तों, वहां पर आपको एक तो मिलेगा मेडागास्कर द्वीप, शायद मिल गया होगा ना, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं ना, मेडागास्कर द्वीप। ये दोस्तों एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, वो इंडियन ओशन है ना। मेडागास्कर द्वीप आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई बड़ी दोस्त बात नहीं है, ये तो आपको मिल ही गया होगा, ठीक है। जो कि इसका सबसे बड़ा द्वीप है ना, इंडियन ओशन का सबसे बड़ा द्वीप है, ये आप जानते हो, ठीक है। अब जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना दोस्तों। उसके पास देखिए, आपको ऊपर की ओर देखिए, उसके ऊपर की ओर देखिए, एक आपको आइलैंड मिलेगा, इसका नाम है डिएगो गार्सिया द्वीप। उसके ऊपर देखिए एक आइलैंड मिलेगा, इसका नाम क्या है? डिएगो गार्सिया द्वीप। मिला या नहीं मिला, आप ये बताओ। मेडागास्कर के ऊपर देखो, मेडागास्कर के ऊपर चेक करो, इंडियन ओशन के अंदर आपको एक द्वीप मिलेगा, आइलैंड मिलेगा, इसका नाम क्या है? डिएगो गार्सिया। मिला या नहीं मिला, आप ये बताओ। इसके ऊपर द्वीप मिलेगा आपको, इसका नाम क्या है? डिएगो गार्सिया। अभी तक आंसर छाप रहे हो क्या आप? रिफ्रेश नहीं हुआ कमेंट, जल्दी से बताओ फटाक से। इंडियन ओशन में आपको डिएगो गार्सिया द्वीप मिला या नहीं मिला? शायद मिल गया होगा, अगर आपने देखा होगा तो ना। और वहीं दोस्तों इसके पास में चेक कीजिए, आपको एक और आइलैंड मिलेगा, जिसका नाम है रीयूनियन द्वीप। इसी के पास में आपको, अच्छा मिल गया, ठीक बात। तो उसी के पास देखिए आपको एक आइलैंड और मिलेगा, इसका नाम क्या है? रीयूनियन द्वीप। क्या नाम है? रीयूनियन द्वीप, सुना। इसमें आप देखिए, इसके ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ मिलेगा फ्रांस। देखो इसके ब्रैकेट में मिलेगा आपको फ्रांस। इस द्वीप के ब्रैकेट में कौन मिला होगा? फ्रांस मिला होगा। मिला या नहीं मिला बताओ। जो रीयूनियन द्वीप है, इसके ब्रैकेट में आपको फ्रांस मिला या नहीं मिला? मतलब जो ये द्वीप, जो रीयूनियन द्वीप है, इसके ऊपर किसका अधिकार है? फ्रांस का अधिकार, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जो रीयूनियन द्वीप है, इसके ऊपर किसका अधिकार है? फ्रांस का अधिकार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसी साथ जो इंडियन ओशन जो है, इसी में एक भाग है बंगाल की खाड़ी, और इसका एक भाग है अरब सागर। ये तो आप जानते हो दोस्तों, इसका एक भाग अरब सागर हो गया, एक भाग बंगाल की खाड़ी हो गया, सुना। तो जिसका जो अरब सागर है, उसकी रानी किसे कहते हैं? अरब सागर की
रानी किसे बोलते हैं? कोच्चि। तो देखिए जो कोच्चि जो है केरल के अंदर कोच्चि है, इसको बोलते हैं अरब सागर की रानी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है? अरब सागर की रानी किसको बोलते हैं? कोच्चि को बोलते हैं, ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है? अरब सागर की रानी किसको बोलते हैं? कोच्चि को बोलते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है? नोट कीजिए। चूलू जनजाति कहाँ पर है? देखो चूलू ट्राइब कहाँ पर है? ये साउथ अफ्रीका में, तिरंगा बैच में लिखा हुआ, चेक करना। साउथ अफ्रीका तिरंगा बैच चेक करना, लिखा हुआ है। और जो मसाई ट्राइब है वो कहाँ पर है? ये केन्या में। तिरंगा बैच में मैंने आपको भारत की और विश्व की जनजातियां दिखाई है, वहां पर मैंने चूलू और मसाई भी आपको दिखाया, ठीक है? चूलू कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। और मसाई कहाँ पर है? मसाई केन्या के अंदर, मिल जाएगा आपको। देखिए तो ये हमारा बताओ कैसा लगा आपको पढ़ के? मतलब कुछ तो समझ में आया होगा ना? ऐसा तो नहीं है ना 50% समझ में आया होगा? 50% स्थान आपको मिले भी होंगे, जैसे नो 50% स्थान आपको मिले भी होंगे, 50% आपको स्थान समझ में भी आया होगा। अगर इतना भी आ गया आपको तो अगर आप एक दो बार पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे, मैप देख लोगे तो 100% भी आपको आ जाएगा, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि वर्ल्ड मैप इतना ही है, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा, सुना? मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसे पढ़ना सीखे वर्ल्ड मैप को तो आप वर्ल्ड मैप को पढ़ लोगे। मैंने एक प्रयास किया है इस बैच के अंदर आपको वर्ल्ड मैप पढ़ाने का, कम से कम टाइम के अंदर लगभग मैंने आपको 15 घंटे के आसपास पढ़ाया होगा वर्ल्ड मैप। पर आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि विश्व के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, विश्व की प्रमुख नदियां, ऐसे पढ़ने से वर्ल्ड मैप नहीं पढ़ा जाता है। ये तो रसगुल्ला कंटेंट होता है, कंटेंट है ना। वर्ल्ड मैप का मतलब मैपिंग करना होता है। जब तक मैं आपको अपने मैप में वो चीज नहीं दिखाऊंगा तब तक दोस्तों आप कैसे विश्वास करोगे वो चीज है? इसलिए जब आपके पास हाथ में मैप होगा और जब मैं बोल रहा हूँ आपको वो चीज वहां पर मिलेगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। तो मैंने पूरा प्रयास किया इस छोटे से बैच के अंदर। देखिएगा मैं फिर आपसे कह रहा हूँ बेटा, देखो आप भोले भाले वाले को, चाहे मैंने दोनों बैच में मिलाकर लगभग 7 लाख बच्चों को पढ़ाया है ब्रह्मास्त्र के अंदर ना, लगभग 7 लाख बच्चे मैंने पढ़ाए ब्रह्मास्त्र बैच में ना, ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच में, ठीक है? अब आप सोच के देखिए 7 लाख बच्चों ने मेरा कोर्स परचेज किया, ठीक है? आप मुझे ये बताओ मुझे, क्या दोस्तों कोई भी ऐसा एग्जाम होगा भारत के अंदर जिसमें इस पैसे पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा? हुआ होगा रसगुल्ला? 7 लाख दोस्तों कहीं तो होंगे, 7 लाख, ठीक है? तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप जानते हो कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने वाला होगा। अगर मैं निकाल के बैठ जाऊँ ना कि ये एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो रहा है और उसमें मैं चेक करूँ कि भाई टॉप 100 रैंक है इसमें से किसने ये वाला बैच लिया होगा, आप यकीन मानना 10-20 बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने निश्चित बैच लिया होगा, पक्का लिया होगा दोस्तों। भाई 7 लाख बच्चे कहीं तो होंगे, तो मैं चाहूँ तो रैंक दिखा सकता हूँ इस बैच की। बस मैं इतना चाहता हूँ कि ये बैच मैंने कम कीमत में किया था ना, आपको उसका उद्देश्य इतना है कि आप जब कहीं भी आप इंटरव्यू दो, किसी भी कोचिंग में दो, किसी टीचर के पास इंटरव्यू दो, तो आप ये जरूर बोलना वहाँ पर जो ब्रह्मास्त्र बैच था उससे पढ़कर हमने बहुत कुछ सीखा, बस और कुछ नहीं चाहिए ना। बाकी तो मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ इस बैच में आपको पढ़ाने का और लगातार पढ़ा भी रहा हूँ आपको। मतलब जितनी मैंने जो कहा था आपसे कि भाई एक सप्ताह में 5 क्लास आपको दूंगा, यकीन मानना मैंने 5 के आसपास दिया आपको। हाँ बीसीएस वालों में मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी 7 लाख बच्चे कहाँ से आएंगे बेटा? पढ़ने वाले बच्चे होंगे ना। 7 लाख यूनिक नंबर कह रहा हूँ मैं आपसे। 1 आध 2 लाख तो वही उन्होंने रिपीट किया है ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र 2.0 में। 3-4 लाख बच्चा वो जिसने तिरंगा बैच लिया हुआ अलग से। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र 2.0 की बात कर रहा हूँ ना। तो बस आपका सपना पूरा हो। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% पेपर मेरे बैच में से आएगा। मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि आपकी फाउंडेशन को मजबूत करने में ये बैच 100% कारगर साबित होगा। ये गारंटी से कह रहा हूँ, मेहनत की है मैंने इस बैच में, ये मेरी गारंटी आपसे। इससे सस्ता बैच आपको, इससे अच्छा बैच अभी तो नहीं मिलेगा। बात की तो मुझे कोई भरोसा भी नहीं है, ठीक है? अभी तो नहीं मिलेगा। चलो लिखिए इंडियन ज्योग्राफी, लगाओ हेडिंग इंडियन ज्योग्राफी, लगाओ हेडिंग इंडियन ज्योग्राफी। देखो अगर आपको विश्व का भारत का भूगोल कहीं से पढ़ना हो, मेरी बात सुनना, अगर आपको भारत का भूगोल कहीं से पढ़ना हो तो कुछ मत कीजिएगा। एनसीईआरटी आती क्लास 11th की ना, क्लास 11th की एनसीईआरटी, मतलब इससे अच्छी एनसीईआरटी, इससे अच्छी बुक है ही नहीं विश्व के भूगोल की। इससे अच्छी एनसीईआरटी, इससे अच्छी बुक नहीं है, ये मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ। कोई अगर आईएएस का एग्जाम भी दे रहा है तो वो एनसीईआरटी निश्चित पढ़े। कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो एनसीईआरटी निश्चित पढ़े। मैंने भी पढ़ी है, हर टीचर पढ़ के आता है। और अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो यकीन मानना वो आपको गुमराह कर रहा है। क्लास 11th की एनसीईआरटी भारत के भौतिक प्रदेश, इसका नाम है, ये आपको जरूर पढ़नी है। छोटी सी एनसीईआरटी है, 100% पढ़नी है आपको, ठीक है? ये आपको निश्चित पढ़नी है ना, इसमें ना लिख लेना, आप नोट कर लेना कि जो भारत की जो एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी 11th क्लास 11th की है, आप चाहो तो आपको कहीं पर मिल जाएगा, इसके शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे या फिर इसकी आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी या सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, जैसे भी मिले पढ़ लेना आप लोग, ठीक है? पर पढ़ना जरूर, बस इतना ही कहूंगा आपसे, ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी ये वाली एनसीईआरटी है ना। अब देखिए दोस्तों, जो भारत का भूगोल है, सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे किससे दोस्तों? सबसे पहले हम भारत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि भारत विश्व में कहाँ पर है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, इसके अलावा कौन से अक्षांश देशांतर उसके, इसके अलावा कौन सी रेखाएं उससे निकलती हैं, कौन से पड़ोसी देश उसके आसपास है। सबसे पहले हम लोग सामान्य जानकारी लेंगे, उसमें हम स्थिति, उसका आकार, उसका विस्तार, उसके पड़ोसी देश, उसके सीमा, उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में बातचीत करेंगे, फिर कृषि, मृदा, जलवायु, उद्योग, खनिज और फिर नदी, झीलें और जलप्रपात, ये पढ़ लेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग जो है फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा सामान्य जानकारी। यह आज और कल चलने वाला है, ठीक है? आज भी यही चलेगा, कल भी यही चलेगा। सामान्य जानकारी, भारत का भूगोल की सामान्य जानकारी जो है वो हम पढ़ने वाले, ठीक है? इस बैच के साथ तिरंगा बैच फ्री है, तो मैंने वहां पढ़ाया हुआ, वो पढ़ लो वहां पर। सामान्य जानकारी, ठीक है? सबसे पहले हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है? देखिए यह दोस्तों आपका भारत, ये आपका पूरा विश्व में आपके बना रहा हूं, ठीक है? आपका वर्ल्ड मैप कुछ ऐसे ही बेटा, ये तो आपका वर्ल्ड मैप हो गया, ठीक है? ये क्या हुआ? ये आपका वर्ल्ड मैप हो गया ना, ये हुआ आपका वर्ल्ड मैप दोस्तों। इस वर्ल्ड मैप को हमने क्या करा, ये आप मान लीजिए ये हो गया 0 डिग्री देशांतर, ठीक है? और ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका 0 डिग्री अक्षांश। देखो मैंने आपसे कहा था
कि अगर देशांतर की बात हो सबसे, तो जो वर्ल्ड मैप है उसमें दो हेमिस्फीयर, दो गोलार्ध होंगे, पूर्वी गोलार्ध, एक पश्चिमी गोलार्ध। अगर हम अक्षांश की बात करें तो इसके अनुसार दो ही गोलार्ध होंगे, एक आपका दक्षिणी गोलार्ध, एक उत्तरी गोलार्ध। अब दोस्तों इस पूरे वर्ल्ड मैप में भारत की लोकेशन कहाँ पर? अगर दोस्तों आप ढंग से देखोगे तो आपको भारत की लोकेशन जो है, कहीं साथियों, कहीं दोस्तों आपको भारत की लोकेशन आपकी, आप चेक कीजिए, कहीं आपको यहाँ पर नजर आएगी ना, कहीं आपको ऐसे जो है भारत की लोकेशन आपको ऐसे नजर आने वाली, ठीक है, ये आपका भारत होगा। अब अगर आपसे पूछे यहाँ पर भारत जो है वो कौन से गोलार्ध में, तो भारत की लोकेशन किस गोलार्ध में? भारत जो है वो कौन सा आपको, उत्तर और पूर्वी, कौन से में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर भारत, ठीक है। तो भारत की लोकेशन क्या होगी? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। भारत कौन से में? उत्तरी गोलार्ध अक्षांश के हिसाब से, पूर्वी गोलार्ध देशांतर के हिसाब से। तो लिखिएगा उत्तरी गोलार्ध हेमिस्फीयर किसके हिसाब से? अक्षांश के हिसाब से, और पूर्वी गोलार्ध देशांतर के हिसाब से, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर भारत, तो भारत की लोकेशन क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। तो ये पहली बात तो भारत की लोकेशन हो गई जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी तो भारत का आकार कैसा है? जस्ट लाइक चतुष्कोणीय, है ना। कैसा आपके? जस्ट लाइक कैसा है? चतुष्कोणीय, पतंग के आकार का, इसका आकार कैसा है? चतुष्कोणीय आकार है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। सबसे पहली बात दोस्तों, भारत जो है, अगर पूछूं आपसे क्षेत्रफल के अनुसार से विश्व में आपके कौन से स्थान पर? क्षेत्रफल में भारत आपके 7वें स्थान पर, ठीक है। देखिएगा पहला पॉइंट यहीं पर देख लीजिए, अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल के हिसाब से, अच्छा भारत का क्षेत्रफल पूछूं आपसे कितना है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है कि 32,87,263 जो है ये भारत का किलोमीटर स्क्वायर लिखना, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना भारत का क्षेत्रफल है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, आपको ध्यान रखना है। जो कि विश्व का जो टोटल एरिया है उसका कितना है? उसका 2.4% है, ठीक है। देखना विश्व का 2.42%, विश्व का 2.42% है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना, विश्व का 2.42%। अगर आपसे पूछे आपसे कि भाई पहले स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है, और भारत कौन से स्थान पर, तो आप जो है 1 से 7 तक सारे नाम लिख लो। देखिए अगर दोस्तों आपसे यहाँ पर सवाल पूछ ले, पहला स्थान किस देश का होगा? रूस का होगा, दूसरा स्थान किस देश का? कनाडा का होगा। तो पहले पर रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर चीन, चौथे पर कौन है? अमेरिका, यूएसए, पांचवें पर कौन है? ब्राजील, छठे पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 पे कौन है? भारत। भाई सवाल पूछा गया कि निम्न में से किस, सवाल था निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल भारत से कम है? ऑप्शन नंबर 1 ब्राजील, ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4 अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना 8वें स्थान पर, देखना तो नंबर 8 भी लिख लो, इससे भारत का सवाल नहीं बनेगा। और एक काम और करना आप लोग जरूर करना है, ठीक है। जो मेरी बुक है ना उसमें भारत का भूगोल जो लिखा हुआ है वो जरूर पढ़ना है एक बार, आपकी आत्मा खुश हो जाएगी। जो मैं आपको लिखा रहा हूँ ना ये तो उसमें मिलेगा ही मिलेगा, इसका एक्स्ट्रा बहुत कुछ मिलेगा, सारा कंटेंट एक नंबर का मिलेगा आपको। तो जब भी आपको मौका मिलेगा मेरी बुक में जो भारत का भूगोल लिखा हुआ है उसको जरूर पढ़ना आप लोग, ठीक है। तो ये 8 देश आपको मिलेंगे, ठीक है। इसकी एक ट्रिक भी अगर आपको हो तो दिखाऊं आपको, इसकी एक ट्रिक भी है बेटा ना। देखिए ट्रिक क्या है इसकी ट्रिक है रुक चीन अब आ सामने, अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। देखो रूस पहली रैंक, कनाडा दूसरी रैंक, चीन तीसरी रैंक, अमेरिका 4th रैंक, ब्राजील 5वीं रैंक, ऑस्ट्रेलिया 6ठी रैंक, और भारत 7वीं रैंक। तो आपको ध्यान रखना है, कोई पूछे आपसे कि टॉप 7 रैंक, भारत का रैंक 7वें स्थान है, अर्जेंटीना 8वें स्थान पर, ठीक है। तो रुक चीन अब आप सामने, रुक चीन अब आप भारत, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। तबीयत खराब है तेरी भोला अग्रवाल, आप कमेंट मत करना दोबारा एक बार, ठीक है। तो रुक चीन अब आप सामने, हाँ सारे लिखा दो, 204 204, रुक चीन अब आप भारत, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए अगर दोस्तों बात करें किसकी, जनसंख्या की बात करें ना, अगर बात किसकी हो, जनसंख्या की हो, पॉपुलेशन की हो, आइए इसकी बात करते हैं, ठीक है। दोस्तों इसमें देखो वर्तमान में भारत पहले स्थान पर, हम बात 2000 जो हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स है उसकी बात करेंगे 2011 की, वर्तमान में भारत पहले स्थान पर आ चुका है, ठीक है। तो फिर मैंने कहा आपसे 2011 की बात करूं आपसे तो भारत दूसरी रैंक पर था, और जो भारत की पॉपुलेशन थी आपकी वो विश्व की 17.5% थी, ठीक है। पहले पर चीन था और दूसरे पे भारत था, ठीक है। देखिए वर्तमान में क्या है, वर्तमान में पहला स्थान भारत का हो गया, पर फिर मैं कह रहा हूं आपसे क्योंकि इसके बाद भारत में जनगणना नहीं हुई है इसलिए कोई ऑफिशियल आंकड़ा मेरे पास में नहीं है। हाँ जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके अनुसार भारत पहले स्थान पर हो चुका है, पर मैं फिर कह रहा हूँ आपसे सवाल पूछेगा तो ये वाला पूछेगा वर्ल्ड का कितना परसेंट भारत में, 17.5% है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, तो ये भारत की लोकेशन आपके सामने यहाँ पर। अब दोस्तों भारत जो है उसका क्षेत्रफल या फिर उसका विस्तार जो है वो कहां से कहां तक, तो भारत के बारे में सामान्य जानकारी मैंने आपको यहाँ पर लिखा दी, ठीक है। अब देखिए आप भारत का विस्तार, देखो विस्तार का मतलब होता है उसका अक्षांशीय और उसका देशांतरीय विस्तार की बात कर रहा हूँ ना, कहाँ कौन कौन से अक्षांश के बीच में और कौन कौन से देशांतर के बीच में उसकी बात करेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भाई भारत का सबसे उत्तरी सबसे दक्षिणी बिंदु, तो आपको जो है भारत की बात करो, दक्षिणतम बिंदु की बात नहीं कर रहा हूँ, हम भारत के मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर कौन सा पॉइंट आपकी यहाँ पर है 8 डिग्री 4 मिनट आपको मिलेगा, देखो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर आपके पास मैप हो तो चेक कर सकते हो, वरना आराम से बनाओ जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश हो, यहाँ से विस्तार शुरू होता है, ठीक है। और यहाँ पर स्थान कौन सा? कन्याकुमारी। सवाल पूछे भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा, यही है, मेरी बात सुनना, भारत का सवाल पूछा आपसे भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा, यही जो कि 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, ठीक है, यहाँ शुरुआत होती है और ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट तक,
37 डिग्री 6 मिनट तक आपके रहने वाला है, ठीक है। 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है, ठीक है। और इसे बोलते हैं भारत का उत्तरी बिंदु, क्या बोलते हैं, उत्तरी बिंदु बोलते हैं भारत का, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह हो गया भारत का कौन सा आपके, ये हो गया भारत का उत्तरी बिंदु। इसका नाम क्या है, इसका नाम आपके इंदिरा कोण, क्या नाम है, इसका नाम है इंदिरा कोण, लिखिएगा इंदिरा कोण, इंदिरा कोण वर्तमान में लद्दाख के अंदर, ठीक है। वर्तमान में कहां पर है, वर्तमान में लद्दाख के अंदर। तो भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है, ये आपके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी हो गया, और भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा आपके, वो हो गया 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो गया, और इसे इंदिरा कोण भी कहते हैं। और लद्दाख आपको ध्यान रखना है, ठीक है, लद्दाख आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो भारत का बात करें आपसे, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा आपके, वो है लिखना यहाँ पर, कौन सा यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री, इसको ऐसे ही बोलना है ना, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, देखना पूर्वी देशांतर। ये भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो यहाँ पर सुना, सबसे पूर्वी बिंदु आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पूछूं आपसे शुरुआत कहाँ से होती है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। सवाल पूछे आपसे कि भाई सो भारत का सबसे जो पूर्वी बिंदु है सो ये कौन सा आपके, तो यह किबुथु स्थान अरुणाचल प्रदेश के अंदर, स्थान का नाम है किबुथु, किबुथु स्थान कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। और ये भारत का, ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबुथु स्थान अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और यहाँ कौन सा स्थान है, गुजरात के अंदर गौर माता स्थान है, गुजरात के अंदर है, सबसे पश्चिमी बिंदु, लिखिए पश्चिमी बिंदु, ठीक है, गौर माता पश्चिमी बिंदु आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपसे कहा कि भारत का विस्तार कहां से कहां तक है, जब दोस्तों अक्षांश की बात आएगी तो कहां से अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट आपका उत्तरी अक्षांश तक। जब साथियों हम देशांतर की बात करेंगे तो वो कहां तक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, ये इसका विस्तार है ना। दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी हो गया, उत्तरी बिंदु आपके इंदिरा कोण हो गया, पूर्वी बिंदु आपका किबुथु अरुणाचल प्रदेश हो गया, और जो आपका पश्चिमी बिंदु आपकी गौर माता गुजरात हो गया, ठीक है। तो ये 4 लोकेशन आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपसे दोस्तों ये कहा, आप एक बार मैप देखिए, शायद दोस्तों आपको मैप दिख रहा होगा, यस या नो बताओ, क्या दोस्तों आपको मैप दिख रहा है, ये वाला मैप जो है, थोड़ा बड़ा करता हूँ, बस थोड़ा ही बड़ा करूंगा क्योंकि मेरे काम की चीज जो है वो यहीं पर है। देखिए ये भारत का नया मैप आपके सामने, ठीक है दोस्तों। मैंने आपसे कहा भारत का विस्तार कहाँ से, तो ये स्थान हो गया कौन सा, 8 डिग्री 4 मिनट, ये हो गया नॉर्थन लैटिट्यूड, ठीक है। और यहाँ कौन सा हो गया 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थन लैटिट्यूड, ठीक है। यहाँ पर स्थान कौन सा हो गया 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और यहाँ कौन सा स्थान हो गया, देखिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये चारों लोकेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यही स्थान कौन सा है, कन्याकुमारी, यही स्थान कौन सा है, इंदिरा कोण, ठीक है। यही स्थान कौन सा है, गौर माता, और ये स्थान कौन सा आपका किबुथु। ये राज्य कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ कौन सा हो गया लद्दाख, यहाँ कौन सा हो गया तमिलनाडु, और यहाँ गुजरात। यही बात मैंने अब तक कही है जो मैंने आपको समझा दी, ठीक है। यही बात कही, यही बात तो यहाँ पर लिखी है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे कभी सवाल पूछे दोस्तों, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूछूं आपसे, अगर आपसे ये वाला विस्तार पूछे आपसे कि भारत जो है उसका नॉर्थ टू साउथ विस्तार कितना है, सवाल पूछ सकते हैं आपसे, वो है 3214 किलोमीटर, कितना है, यह विस्तार है 3214 किलोमीटर। और जो भारत का पूछे आपसे ईस्ट टू वेस्ट पूछे आपसे विस्तार कितना है, भारत का आपसे अगर ईस्ट टू वेस्ट विस्तार पूछूं आपसे, यह कितना लिखना, देखिए 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, ठीक है। अब दोस्तों एक सवाल पूछ सकता है आपसे कि भारत का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी है। कभी सवाल दोस्तों आपसे ये पूछ ले कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मतलब उसके बाद भारत की बाउंड्री है ही नहीं दोस्तों, उसके बाद कोई और देश शुरू हो जाएगा, उसके बाद एक देश आपके इंडोनेशिया शुरू दोस्तों होने वाला। आपको याद है मैंने आपको इंडोनेशिया में ग्रेट चैनल लिखवाया था, आप में से कुछ को याद होगा ना, मैंने कहा था अंडमान निकोबार और जो इंडोनेशिया है उसके बीच में ग्रेट चैनल दोस्तों है, याद कीजिए। तो जो ग्रेट चैनल मैंने आपको बनाया था उसके जस्ट ऊपर भारत का जो पॉइंट है ना, उसके जस्ट ऊपर जो पॉइंट भारत का, उसका नाम क्या, उसका नाम आपके इंदिरा पॉइंट। आपको दोस्तों यहाँ पर अंडमान निकोबार दिख रहा है ना, आपको अंडमान निकोबार यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, इसमें जो सबसे अंतिम जो बिंदु है आपके, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपके इंदिरा पॉइंट। पहली बात तो आपके ये कौन सा आइलैंड है, अंतिम पॉइंट कौन सा आइलैंड है, ग्रेट निकोबार आइलैंड, ग्रेट निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार में भी कौन सा आइलैंड है, ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है। और इस ग्रेट निकोबार आइलैंड का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है, वो है इंदिरा पॉइंट, इसी को बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट, क्या बोलते हैं, पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है। और इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थन लैटिट्यूड, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश इसकी लोकेशन है। एक बात दोस्तों आपकी इंडियन ओशन में सुनामी आती है रसगुल्ला ना, इसमें दोस्तों ये वाला द्वीप है वो डूब गया, पर मैं अगर फिर कह रहा हूँ आपसे, पूछे सवाल आपसे भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, वो इंदिरा पॉइंट। डूब गया रसगुल्ला क्या हुआ, तो हमारा हिस्सा है ना, डूब गया, डूब गया, फिर हमारा हिस्सा है। तो कभी सवाल पूछे भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, वो है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। चलिए इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट कर लीजिए अपने मैप के अंदर, यहाँ पर लिखिए आप लोग। अच्छा पहली बात, इसका विस्तार कितना है आपका लिखना, इसका विस्तार कितना लिखना, इसका विस्तार है 3214 किलोमीटर, ये नॉर्थ साउथ विस्तार हो गया, ठीक है। और ये वाला विस्तार पूछो कितना आपके, ये वाला विस्तार कितना लिखना, ये 2933 किलोमीटर आपके विस्तार है, जो कि पूरा पश्चिम विस्तार हो गया। देखो अगर आप इन सब बातों को लाइन टू लाइन लिखना शुरू करोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा, आपको मैप में दिमाग में रखना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने मैप में यहाँ पर कौन सा पॉइंट लिखा था। ये सारा मैपिंग का खेल है बेटा, मैं आपको भारत का भूगोल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको भारत के भूगोल की मैपिंग करवा रहा हूँ। और आपको इस प्रकार देखो, इस दोस्तों केवल अकेले मैप में क्या क्या है, इसमें अकेले मैप में दक्षिण बिंदु कौन सा, उत्तरी बिंदु कौन सा है, ईस्ट और वेस्ट कौन सा है, इस अकेले मैप में भारत का विस्तार अक्षांश में कितना है, देशांतर में कितना है, इस अकेले दोस्तों मैप में भारत में अंतिम राज्य कौन कौन से, इस अकेले मैप में भारत में इसका कुल लंबाई कितनी है। और दोस्तों यहीं पर लिख दीजिए आप, यहीं पर लिख दीजिए, देखिए ये आइलैंड कौन सा हो गया, ग्रेट निकोबार आइलैंड, कौन सा द्वीप है ये, ग्रेट निकोबार द्वीप। और मैंने आपसे कहा इस द्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा आपके, ये हो गया इंदिरा पॉइंट,
इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट का नाम क्या है, पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। और इसका लोकेशन क्या है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थन लैटिट्यूड, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, मोस्ट सदर्न पॉइंट। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, मोस्ट सदर्न पॉइंट। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, मोस्ट सदर्न पॉइंट, आपको ध्यान रखना। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, मोस्ट सदर्न पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना। लिखिए भाई, ये डूब गया था पानी में, जो सुनामी आई थी उसमें डूब गया था, पर है तो है, ठीक है। अच्छा अब आपसे सवाल पूछूं आपसे, देखो पहली बात तो टाइम को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मैंने देखो पहले भी पढ़ा है आपको, देशांतर का यूज करते हैं टाइम को निकालने के लिए, ठीक है। जो बच्चा मेरे साथ लगातार जुड़ा हुआ है, यकीन मानना उसका कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा। जो कल आया आज नहीं आया, सो मतलब आज और कल में लाइव कोचिंग में ही हजारों का अंतर है। मतलब कुछ बच्चे कल नहीं देख पाए होंगे, वो आज देख होंगे। तो मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, पुरानी क्लास जो हो चुकी है उनको देखना आप, तब इस पे आना, वरना नहीं आना इस पर, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा था कि अक्षांश को देशांतर है, उसकी बात हमने पहले भी कही है ना, उसकी बात हमने पहले भी की हुई है। मैंने आपसे कहा देशांतर जो है वो टाइम निकालने के लिए यूज होता है, ठीक है। देशांतर जो है वो टाइम से निकालने के लिए यूज होता है, मैंने आपसे पहले भी कहा सुना। अच्छा अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे पश्चिम बिंदु ये है, सबसे पूर्वी बिंदु ये, ठीक है, और यहाँ पर देशांतर दिख रहा है, यहाँ पर देशांतर दिख रहा है, तो भारत जो है, भारत का पश्चिम और पूर्वी बिंदु के मध्य कितने टाइम का गैप है, आपको बताना सवाल। सवाल मेरा ये कि भारत के पश्चिम और पूर्वी बिंदु में लगभग कितना समय अंतराल है, लगभग कितना समय अंतराल है, ठीक है। बताओ इसका आंसर। अगर दोस्तों जैसे मैं जोधपुर के अंदर रहता हूँ, ठीक है, और आप में से कुछ लोग शायद उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी इलाके में से भी होंगे ना, गोरखपुर से भी होंगे मान लेते हैं, कुछ बिहार से होंगे, कुछ झारखंड से होंगे, कुछ ओडिशा से होंगे। आप यकीन मानना आपके वहां पर शायद 6 बजे के आसपास आपके सनसेट, 6 साढ़े 6 7 सनसेट हो जाता होगा ना, 6:30 के आसपास। यहाँ पर दोस्तों आपके यहाँ पर जो है मतलब यहाँ 7 बजे तक सनसेट ही नहीं होता है, क्योंकि हम बिल्कुल पश्चिम वाले इलाके में, हम पश्चिम वाले इलाके में, आप लगभग पूर्वी वाले इलाके में। तो इन दोनों के बीच में टाइम का दोस्तों अंतर है। माना कि आपकी घड़ी में भी इस समय 4:35 हो रही है, मेरी में भी हो रही है, पर दोस्तों आपके वहां पर जो मौसम है आपको शाम की तरफ फिर रहा होगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर मौसम आपके अभी धूप की तरफ है। सवाल आपसे ये, आपको आंसर देना, मैं केवल बातें इसलिए कर रहा हूँ, आप आंसर छापोगे ना। लगभग पूछा है मैंने ना, लगभग पूछा है, ठीक है। भारत के पश्चिम और पूर्वी बिंदु में कितना समय अंतराल है, क्या है आपके अनुसार बताओ। ईस्ट और वेस्ट पॉइंट में कितना समय का डिफरेंस है, आपको ये सवाल बताना है। लगभग दोस्तों बात हो रही, देखो मैंने आपसे कहा बेटा यहाँ पर है 68 डिग्री, लगभग की बात कर रहा हूँ इसलिए 68 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा आपके यहाँ पर है 97 डिग्री, ठीक है। मतलब दोस्तों लगभग आपके जो है लगभग 30 डिग्री जो है देशांतर का फर्क है, लगभग इतना फर्क है भारत का सबसे पूर्व पश्चिमी और सबसे पूर्वी बिंदु के मध्य, इसका तो फर्क है, ठीक है। और सर 1 डिग्री पूछूं आपसे, इसको पार करने में कितने आपके 4 मिनट लगते हैं, याद कीजिएगा 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो अगर आप सवाल पूछे यहाँ पर तो 30 डिग्री है, उसको पार करने में कितना आपके, उसको लगने वाला है 30 × 4 मतलब 120 मिनट, मतलब उसका आपके लगभग 2 घंटे का अंतर है। लगभग अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के गौर आपके स्थान है उसके मध्य लगभग आपके 2 घंटे का डिफरेंस उसको आने वाला है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, लगभग इतना डिफरेंस है। सवाल आपसे पूछता है, ये सवाल आपसे पूछता है कि लगभग आपके इतने का डिफरेंस है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। मैं लगभग की बात कर रहा हूँ, मतलब आपको लगभग ही ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका वर्ल्ड, ये आपका भारत का मैप जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, तू मेरी रत्ती पर न सुनती है, मैं तेरा नाम गुदगुदाता हूँ। आप अपने मैप में देखिए, आपके दोस्तों मैप में आपको दिखाई देगा, चेक कीजिए दोस्तों आपके मैप में देखिए, आप आपको दोस्तों अपने मैप में कुछ रेखाएं दिखाई देंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हमें वो किस रास्ते से निकलती है हमें ये चेक करना है, ठीक है। दोस्तों आपको एक रेखा मैप में दिख रही होगी और उसका नाम क्या, उसका नाम है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ना, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं इसको, कर्क रेखा बोलते हैं, जो कि आपके मैप में आपको मिल जाएगी दोस्तों ना। देखो सबसे पहले दोस्तों आपके कौन सा राज्य निकलती है, गुजरात, ठीक है। देखो मैप में गुजरात से निकलती है, ठीक है। फिर दोस्तों राजस्थान जो साउथ वाला इलाका है वहां से निकलेगी, ठीक है। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश जो है आपके उससे निकलेगी, ठीक है। इसके बाद साथ ही छत्तीसगढ़ जो है यहाँ से निकलने वाले ना, फिर आपका छत्तीसगढ़ आपके, फिर झारखंड आपके, झारखंड का रांची बिल्कुल दोस्तों इसके समीप है ना, झारखंड जो रांची बिल्कुल इसके समीप है, ठीक है। फिर दोस्तों पश्चिम बंगाल जो यहाँ से निकलेगी, ठीक है। फिर त्रिपुरा जो यहाँ से निकलेगी, बीच में बांग्लादेश भी आएगा, त्रिपुरा से निकलेगी और फिर मिजोरम से निकलने वाली है। तो आपको शायद महसूस होगा कि जो आपके 23.5 डिग्री जो आपके नॉर्थ रेखा है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आपको मैं फिर कह रहा हूँ कोई भी ट्रिक आपको याद नहीं करनी है, क्योंकि जो ट्रिक आपने याद की उस ट्रिक से कभी भी आप सवाल सही नहीं कर पाओगे। मैं सवाल दिखाऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले आप नोट कीजिए, लिखिए 23.5 डिग्री, लिखिएगा कर्क रेखा। ये भारत में जो 8 राज्य है यहाँ से निकलती है। अभी 8 राज्य कौन कौन से बेटा, तो लिखिएगा 8 राज्य कौन कौन से, लिखना गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, नंबर 8 मिजोरम। ऐसा नहीं गमछा वाली ट्रिक मुझे याद नहीं है ना, ऐसा नहीं, पर उस ट्रिक से हमारा सवाल ठीक नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो मैं चाहूंगा आप मैप के द्वारा ध्यान रखें कि पहले गुजरात आएगा, फिर राजस्थान आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, फिर आपके इसके अलावा मध्य प्रदेश के बाद फिर जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोस्तों आएगा, इसके बाद में आपका झारखंड आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा,
त्रिपुरा आएगा, मिजोरम आएगा, ठीक है। तो ये क्रम आपको इसमें ध्यान रखना है ना, ठीक है। तो एक क्रम है जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अच्छा, रांची बिल्कुल समीप है इसका ना, ठीक ना। इसके समीप राजधानी कौन सी है? वह रांची। कौन सी? रांची। इसके समीप राजधानी कौन सी? रांची, ठीक है। वापस आइए वहां पर, वापस आइए रसगुल्ला। देखो दोस्तों, अगर सवाल आपसे पूछे कि भाई भारत की समय का दोस्तों निर्धारण करने वाली रेखा कौन सी आपकी, तो भारत में जो समय होती है उसका निर्धारण करने वाली रेखा कौन सी आपकी, वो है मानक समय रेखा। हमने पहले भी पढ़ी थी ना, मानक समय रेखा, ठीक है। जो कि दोस्तों 82.5 डिग्री आपके पूर्वी देशांतर, कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। यह रेखा जो है भारत का समय जो है निर्धारित करने वाली रेखा है, मानक समय रेखा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यह रेखा भारत में कहां से निकलती है, ठीक है। यह रेखा भारत में कहां से निकलती है ये आपको चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों जो राज्य आएगा सो कौन सा आएगा, वो आएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। देखिए, ठीक है। सबसे पहले साथियों राज्य कौन सा, जो उत्तर प्रदेश राज्य आपका सबसे पहले आने वाला, ठीक है। सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश आएगा, कुछ ऐसे आने वाला, ठीक है। ये देखिए आप, अगर आपके मैप आपके पास हो तो आप कुछ ऐसे रेखा देख पा रहे होंगे। अगर रेखा नहीं बनी तो भी आप देखना, जो मैं कहूँ दोस्तों आपसे, सबसे पहले आप देखिए उत्तर प्रदेश, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों एक स्थान कौन सा आपके, उसका नाम मिर्जापुर, नैनी भी कहते हैं, मिर्जापुर भी कहते हैं, कुछ भी कह दीजिए, नैनी बोल दीजिए, मिर्जापुर बोल दीजिए, इसके बाद आता है मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद उड़ीसा, इसके बाद आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्य जो है यहाँ से निकलती है, कौन सी? 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। कौन कौन से 5 राज्य? क्रम पूछेगा आपसे नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। पहला उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य आपको ध्यान रखने जहाँ से ये निकलती है दोस्तों ना। अच्छा, यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर कौन आपके 0 डिग्री देशांतर है, आप जानते हो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो टाइम होता है उसको बोलते हैं ग्रीनविच आपके टाइम, जीएमटी, याद करो, जीएमटी बोलते हैं ना। लंदन में आपके ग्रीनविच आपके लैब है, वहां से रेखा निकलती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच आपके मेरे टाइम हो गया और जीएमटी हो गया दोस्तों। और मैंने आपसे कहा इससे जो है जो भारत है इससे कितना आपके लगभग 5.5 घंटे आगे, ये आपको याद होगा, ठीक है। भूल गए याद है आपको बताओ कमेंट बॉक्स में, आप भूल गए याद है आपको बताओ। आप लिखिए मेरे साथ में, लिखो नंबर सेकंड लिखिएगा, लिखो मानक समय रेखा, मानक समय रेखा कौन सी है, लिखो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहां से निकलती है? नैनी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहां से निकलती है, नैनी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से निकलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिएगा क्रम क्या है इसका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये इसका सही क्रम है ना, ये इसका सही क्रम है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछे, अगर आपसे सवाल पूछे कि अगर आपसे सवाल पूछे इसकी ट्रिक क्या है, देखो वो ट्रिक क्रम पे तो नहीं है, वो ट्रिक जो है क्रम पे तो नहीं है, पर आपको मान लो यही याद रखना है कि भाई कौन कौन से राज्य से निकलती है, तो ट्रिक आप याद रखते हो, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। मैं फिर कह रहा हूं ट्रिक क्रम से तो नहीं है, ट्रिक है पर क्रम से नहीं है। आंधी में छाता ऊपर उड़ा, केवल आपको राज्य याद करना तो कर सकते हो ना, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। अगर आप इतना समझते हो कि भाई कौन सा राज्य कहां पर है, उसकी लोकेशन कहां पर, तो आप कर सकते हो इस ट्रिक को। आंधी में छाता ऊपर उड़ा ना, आंधी का मतलब आंध्र प्रदेश, मैं का मतलब मध्य प्रदेश, छाता मतलब छत्तीसगढ़, ऊपर मतलब ओडिशा, ऊपर मतलब हो गया आपके उत्तर प्रदेश और उड़ा मतलब ओडिशा। तो ये 5 राज्य ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंधी में छाता ऊपर उड़ा आपसे सवाल पूछ सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंधी में छाता ऊपर उड़ा, ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, ये आपको नोट करना है। एक बार सवाल पूछा गया कि कर्क रेखा और मकर रेखा में कौन से राज्य कॉमन राज्य, सॉरी कर्क रेखा और मानक समय रेखा में कौन कौन से राज्य कॉमन स्टेट है। सवाल क्या था, सवाल तो ये था कि सवाल ये पूछा गया है कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा में कॉमन स्टेट कौन कौन से, ठीक है। मतलब कि कॉमन स्टेट कौन कौन से, सवाल आपसे पूछा गया, बताओ कौन बताएगा। ऐसे लिखे हुए सारे, फिर भी आपसे पूछ रहा हूं कि कॉमन स्टेट कौन कौन से। एक बोल रहा है मुझे मौका टिक से याद कर लेंगे। अच्छा, इस एम का मतलब क्या होता है, कितने राज्य होते हैं? इस ओ यू का मतलब कितने राज्य होते हैं? उत्तराखंड भी होता है। यहाँ पर देखो ऊपर मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है। उड़ा मतलब ओडिशा, कनेक्ट कर पाओगे ना। छाता छत्तीसगढ़, सीटी की आवाज आ गई ना। मैं मध्य प्रदेश, आंधी मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है। अरे बेटा 2 राज्य कॉमन है, इतना भी नहीं देख पा रहे क्या? देखो एमपी यहाँ पर लिख रहा है, एमपी यहाँ पर लिख रहा है, छत्तीसगढ़ यहाँ पर लिख रहा है, छत्तीसगढ़ यहाँ पर लिख रहा है। देखो कौन से आपके, एक तो एमपी है और एक छत्तीसगढ़ है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है, हरिओम मौर्य गुरुजी, पैर समाप्त होने से पहले आपको मेरा नाम देना पड़ेगा, ले लिया प्रभु आपका नाम। तो एमपी छत्तीसगढ़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों निकलते हैं ना, लिख लीजिएगा। अब दोस्तों वापस आइए मैप की ओर। अब देखिए, अगर आपसे पूछे भाई भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो भारत में माय डियर रसगुल्ला, भारत में कुल दोस्तों 28 राज्य। कितने राज्य? 28, ठीक है। 28 राज्य और 8 यूटी भारत में। कितने राज्य? 28 राज्य और 8 यूटी। अच्छा, अगर आपसे पूछूं भाई क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? आपके राजस्थान। कौन सा? राजस्थान, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछूं आपसे क्षेत्रफल के अनुसार न्यूनतम आपके कहां पर है? वो गोवा के अंदर ना। तो मिनिमम गोवा के अंदर, मैक्सिमम कहां पर? आपके राजस्थान के अंदर, ठीक है। अच्छा, पूछूं आपसे जनसंख्या से, पूछा आपसे पॉपुलेशन के अनुसार, पूछूं आपसे सर्वाधिक कहां पर है? यूपी के अंदर। पॉपुलेशन सर्वाधिक यूपी दोस्तों आपके, और न्यूनतम कहां पर? सिक्किम के अंदर ना। न्यूनतम सिक्किम के अंदर, ठीक है। अगर सवाल से पूछा आपसे कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? देखो लद्दाख। कौन सा? लद्दाख। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा यूटी कौन सा? लद्दाख, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा यूटी कौन सा? लक्षद्वीप। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा यूटी कौन सा? आपके लक्षद्वीप। जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा यूटी कौन सा? आपकी दिल्ली। कहां सर्वाधिक? दिल्ली, ठीक है ना। और न्यूनतम कहां पर? आपके लक्षद्वीप। न्यूनतम कहां पर? लक्षद्वीप के अंदर। अगर आपसे पूछूं
लेटेस्ट सबसे नवीनतम राज्य कौन सा? तेलंगाना। सबसे नवीनतम राज्य तेलंगाना। इसके बाद तो कोई नया स्टेट नहीं बना, ठीक है? ये लेटेस्ट आपकी स्टेट है 2 जून 2014। अगर सवाल पूछूं आपसे कि जो भारत का नवीनतम यूटी कौन सा, देखो तो अभी दोस्तों हाल ही में एक तो जम्मू कश्मीर राज्य को अलग होकर के जम्मू कश्मीर यूटी बनता है और लद्दाख यूटी बनता है। ये बात कब की? ये बात आपकी 31 अक्टूबर 2019 की है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूटी बनाए गए दोस्तों ना। लेकिन अगर सवाल पूछूं आपसे दोस्तों, इसके बाद आपके दादर नागर हवेली और दमन दीव दोस्तों आपके इन दोनों को मर्ज किया गया और दोनों को मर्ज करने के बाद में एक यूटी बनाया। दादर नागर हवेली और दमन दीव जो है जिनको मर्ज किया और मर्ज करके एक यूटी बना दिया। और लिखना यह बात कब की है? 26 जनवरी 2020 की है, ठीक है? तो ये सारी बातें आप एक बार मेरे साथ नोट कर लीजिए ना। ये सारी बातें आपसे एक बार मेरे साथ नोट कीजिए, फटाफट नोट करना, ठीक है? देखिए 28 राज्य प्लस 8 यूटी। पूछूं आपसे क्षेत्रफल में लिखना सर्वाधिक कहां पर है और न्यूनतम कहां पर? तो लिखिए राजस्थान सर्वाधिक हो गया और न्यूनतम गोवा हो गया। लिखिए जनसंख्या पूछूं आपसे, इसमें सर्वाधिक कहां पर है और न्यूनतम कहां पर है? लिखिएगा जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया। और न्यूनतम कहां पर हो गया? सिक्किम हो गया, ठीक है? 8 की बात करें आपसे, लिखना 8 में क्षेत्रफल लिखिए, 8 में सर्वाधिक कौन सा है और न्यूनतम कौन सा है? तो लिखिए लद्दाख और लक्षद्वीप। नंबर आगे लिखिएगा। नेक्स्ट जनसंख्या सर्वाधिक कौन सा लिखना? दिल्ली। और न्यूनतम कौन सा है? लक्षद्वीप, ठीक है? ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब लिखिएगा तेलंगाना कब बनाया गया? तेलंगाना बनता है 2 जून 2014 को, ठीक है? ये भारत का 29वां राज्य था। गुरुजी वर्तमान में 28 राज्य, ठीक बात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य की श्रेणी से हट गया। ये 29वां राज्य था, उसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य की श्रेणी से हट गया तो 28 हो गया। पर भारत का 29वां राज्य कौन सा? जम्मू कश्मीर, आपके तेलंगाना, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है? पर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपके जो जम्मू कश्मीर था वो राज्य से हट गया, यूटी बन गया, इसलिए राज्यों की संख्या 28 हो गई, ठीक है? इसके बाद देखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से दो यूटी बनाए गए। नाम क्या है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है? दोस्तों जम्मू कश्मीर तो दिल्ली की तरह बनाया गया, जम्मू कश्मीर दिल्ली की तरह सुना है, मतलब कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, ठीक है? जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पर विधानसभा होगी, ठीक है बेटा? जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सितंबर 24 तक आपको इसके चुनाव करवाने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सितंबर 24 तक आपको चुनाव करवाने। और अभी दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर जो है उसके चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आप जानते होंगे सितंबर अक्टूबर माह के अंदर जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले, ठीक है? तो यहाँ पर विधानसभा के लिए जो इलेक्शन है वो होने वाले कब? आपके सितंबर अक्टूबर माह के अंदर इलेक्शन होने वाले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसलिए करवा रहे हैं ये लोग, वरना करवाते नहीं दोस्तों ये लोग, तो ना सोचो आप 19 में बन गया था ये, 20 21 22 23 24 5 साल दोगे बेटो। फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जब लिखा है विधानसभा होगी तो कब होगी विधानसभा? फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सितंबर तक चुनाव करवाने तुम लोगों को, फिर ये चुनाव करवा रहे, ठीक है? सितंबर अक्टूबर में चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और जो लद्दाख में शुरुआत में केवल 2 ही जिले बनाए गए थे, कौन कौन से? लेह और कारगिल। पर अभी 2 दिन पहले आपके जो अमित शाह जी जो कि गृह मंत्री भारतीय, उन्होंने 5 नए जिले और बना दिए। तो लद्दाख के अंदर अब कितने जिले हो चुके हैं? 7 जिले हो चुके हैं। लिख दीजिए पॉइंट आपके, लद्दाख में वर्तमान में कितने जिले? तो 7 जिले वर्तमान में। ये 7 जिले कौन कौन से लिखना? लेह कारगिल, ये 2 पहले लिखे ना। अब 5 नए कौन से बने? तो 5 नए बन गए, कौन कौन से लिखना? जास्कर, लिखिए द्रास, लिखिए शाम, लिखिए जास्कर, लिखो द्रास, लिखो शाम, लिखो नुब्रा और लिखो आपके चंगथांग, ठीक है? चंगथांग। ये 5 जिले बने, जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चंगथांग। तो कुल आपके 7 जिले हो गए। लेह इसकी राजधानी है, लेह राजधानी इसकी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है? और वही दोस्तों मैंने आपसे कहा 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव जो है इनका हो गया विलय, और विलय होकर बन गया एक यूटी। तारीख कब की? तारीख आपके 26 जनवरी 2020 की तारीख है। इनका विलय हुआ और विलय होने के बाद में एक यूटी बन गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? विलय हुआ और एक यूटी बन गया, ये भी आपको नोट करना है। सितंबर अक्टूबर माह में चुनाव होने वाले, ठीक है? हाँ, 3 आपके 3 यूटी के अंदर वर्तमान में विधानसभा हो जाएगी, ठीक है? 3 में हो जाएगी। कौन कौन सी 3 हो जाएगी? तो दिल्ली में हो जाएगी विधानसभा, एक आपका पुडुचेरी में हो जाएगी विधानसभा, और एक जो है आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगी, ठीक है? तो विधानसभा वाली यूटी कौन से? ये 3 हो जाएंगे। विधानसभा वाली यूटी आपके 3 हो जाएंगे, ठीक है? ध्यान रखना है। अगर सवाल पूछे आपसे विधानसभा वाली यूटी कौन से? 3 हो जाएंगे, ठीक है? बाकी आपको दादर नागर हवेली ये भी आपको नोट कर लेना, ठीक है? एग्जाम में कभी पूछ ले आपसे तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है? इनका विलय दोस्तों हो चुका है, ठीक है? एक रसगुल्ला आपकी यूटी दोस्तों पुडुचेरी है ना, अभी नाम आया तो उसके बारे में लिख लो। एक यूटी आपका पुडुचेरी, देखो ये दोस्तों मैप देखिए आप यहाँ पर, देखो यहाँ मैप दिख रहा है आपको? सबसे पहले दोस्तों आप आंध्र प्रदेश देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपके एक जिला ही जन्म, आंध्र प्रदेश में चेक करो, जन्म जिला आपको मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद साथियों तमिलनाडु चेक करना आपके, यहाँ आपको एक मिलेगा कराईकल और एक मिलेगा पांडिचेरी, ठीक है? और एक बार आप केरल चेक करो, यहाँ पर मिलेगा आपको माहे। तो 4 मिले होंगे, जन्म, कराईकल, पांडिचेरी और माहे। 4 कौन कौन से? जन्म, कराईकल, पांडिचेरी और माहे। ये चारों जिले हैं और चारों जिले आपके पांडिचेरी का हिस्सा, पुडुचेरी का हिस्सा। तो पुडुचेरी आपकी यूटी में 4 जिले, जन्म, कराईकल, माहे और पांडिचेरी। ये चारों जिले दोस्तों अलग अलग राज्यों के अंदर आपको दिख रहे हैं।
सवाल अगर आपसे ये पूछ ले भाई वह कौन सा यूटी है जिसके चारों जिले आपस में सीमा नहीं बनाते, वह पुदुचेरी। चारों जिले सीमा ही नहीं बनाते दोस्तों आपस में, ठीक है, ये है आपका कौन? पुदुचेरी। तो लिखिए मेरे साथ आप, लास्ट पॉइंट तो फिर छोड़ देंगे आपको, लिखिएगा, लिखो पुदुचेरी। अरे पढ़ लो बेटा, जिंदगी में यो मौका बार बार कौन नहीं मिले ना, पढ़ लो, सिलेक्शन ले लो, जिंदगी सफल बनाओ अपनी और अपने घर वालों की ना। लिखो पुदुचेरी। इसमें कितने जिले? 4 जिले। कौन कौन से हैं लिखना? यनम, कराईकल, पांडिचेरी और माहे, ठीक है। देखिएगा, यनम कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। ये दोनों कहां पर है? तमिलनाडु में। और ये कहां पर है? केरल में, ठीक है। बाकी दोस्तों आपकी जो पुदुचेरी है ना, इसको बोलते हैं विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर। ये फ्रांस के अधीन था और आज भी यहाँ पर फ्रांस की जो आपके कल्चर है उसको फॉलो करते हैं, विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर बोलते हैं इसको ना। और लिखिए, एकमात्र ऐसा यूटी जिसके सभी जिले, जिसके जिसका जिसके चारों जिले अलग अलग स्थित है, स्पर्श नहीं करते, टच नहीं करते, चारों जिले अलग अलग है, ठीक है। तो आज हम उसे यहीं पर छोड़ देते हैं आपको। तो मैंने आपको भारत का सामान्य जानकारी, उसका विस्तार, उसमें राज्य कौन कौन सी दिखा दिए। कल हम पढ़ लेंगे भारत की जो आपके भारत की जो सीमा जो है उसके बारे में पढ़ेंगे कल दोस्तों, भारत की सीमा के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। कल क्लास 3 से 6 होने वाली आपकी भारत की सीमा के बारे में पढ़ाऊंगा आपको। इसके अलावा मैं दोस्तों आपकी इसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस किससे लगती है वहाँ बात करेंगे हम लोग, जो भी देश है आसपास उन देश से हमारे संबंध कैसे उसकी बात करने वाले। और फिर हम जो है भौतिक प्रदेश में बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसमें हम हिमालय की बात करेंगे, इसमें हम पर्वत की बात करेंगे, इसमें हम मैदानों की बात करेंगे, जिसमें हम आपके जो हमारा दक्षिणी भारत उसकी बात करने वाले हैं, तो हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए अपना। तो कल हम इसी का सीमा और आसपास के पड़ोसी देश उसकी बात कल हम करेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण क्लास होगी, आपको ध्यान रखना है। चलिए ऑल द बेस्ट, मिलूंगा फिर सुबह 6 बजे आपसे करंट अफेयर्स वाली क्लास के अंदर। और वहां पर मैं आप सभी के लिए 2 सितंबर से राज्य दर्शन शुरू कर रहा हूँ, जरूर पढ़ना।